अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज़ कोर्ट कहानी सुनते हैं। असूल तो यही है कि अगर आप ड्राइविंग में नापुख्ता हैं तो सड़क पर चढ़ने के बाद आपको अपनी गाड़ी मिडिल लेन में रखना चाहिए। ये लेन सबसे ज़्यादा महफूज होती है। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसे बहुत जल्दी होगी वो आपको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा और जो मुड़ना चाहेगा उसके लिए लेफ़्ट लाइन खाली होगी। अपनी लाइन को पकड़ कर रखने ही में सलामती है। जो लोग उसूल को तोड़ते हैं और लेन को छोड़ते हैं उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी भी किसी गाड़ी के मानंद ही है। इसकी महफूज ड्राइविंग के लिए ट्रैफिक के उसूलों और सड़क की लेन्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस तमहीद के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। मुतज़क्करा बाला ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान करना इसलिए भी ज़रूरी था कि ज़ेरे नज़र कहानी के बाज़ किरदारों ने भी उसूल को तोड़ने और अपनी लेन को छोड़ने की गलती की थी, जिसके नतीजे में ये कहानी वजूद में आ गई। कहानियाँ इसी तरह वजूद में आया करती हैं। वो मौसम में बरसात की एक आलू शाम थी। मैं अपने ऑफिस में बैठा था। मैंने अभी जिस मौसम का जिक्र किया वो अहले कराची इसके नाम से तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ताहम इसकी शक्ल देखने के लिए पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है और बाज़ औक़ात तो कई साल गुजर जाते हैं। ये अगर आता भी है तो चंद दिन के लिए। वो आया, बरसा और चला गया। ताहम इस साल ये खिलाफ तवक्को किसी और ही मूड में नज़र आता था। कराची शहर का डिज़ाइन कुछ इस नौइयत का है कि ज़्यादा बारिश इससे मुआफ़क़त नहीं रखती। अगर 2-3 रोज़ जमकर बारिश हो जाए तो गलियाँ और बाज़ार नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बेशतर नशेबी आबादियों के घरों में बकौले किसी छत तक पानी भर जाता है। अब की बार का मौसम बरसात कुछ इसी तरह का था। इस बरसाती दिन ने जहाँ कारोबारी ज़िंदगी को तलपट कर रखा था वहाँ मेरे ऑफिस में भी इस रोज़ सन्नाटा ही छाया हुआ था। ऐसे में मेरी सेक्रेटरी ने किसी क्लाइंट की आने की इतला दी तो मैं सीधा होकर बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद वो क्लाइंट मेरे सामने मौजूद थी, यानी कि वो एक खातून थी। मैंने पेशावराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया और एक कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, तशरीफ़ रखें। जी शुक्रिया, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोली और मेरी मेज़ के सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मेरा नाम सलमा है, वो अपना तारुफ कराते हुए गहरी संजीदगी से बोली, और मुझे अपने शौहर के लिए आपकी मदद दरकार है। आपके शौहर का नाम क्या है? मैंने रफ पेड़ और कलम संभालते हुए पूछा। और इन्हें किस किस्म की मदद चाहिए? सलमा दरमियाने कद और मुतनासिब जिस्म की मालिक, एक जाज़िब नज़र और दिलकश औरत थी। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 30 के करीब कायम किया। वो अपनी बातचीत और रख रखाव से एक तालीम याफ्ता और महज़्ज़ब औरत लगती थी, ताहम इस वक्त वो बेहद फ़िक्रमंद और उलझी हुई दिखाई देती थी। मेरे इस्तफसार के जवाब में सलमा ने अपने पर्स के अंदर से एक छोटा बटुआ बरामद किया। फिर इस बटुए में से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोली, ये मेरे शौहर का कार्ड है। मैंने मज़कूरा कार्ड सलमा के हाथ से लेकर उसका मुआयना किया। इस कार्ड के मंदरजात के मुताबिक सलमा के शौहर का नाम सिकंदर था और पेशे के एतबार से सिकंदर एक सिविल इंजीनियर था। विजिटिंग कार्ड में डबल ए कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम भी छपा हुआ था। मुझे ये समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि सिकंदर मज़कूरा कंपनी में काम करता था। मैंने कार्ड को एक तरफ रखा और अपने सामने बैठी हुई खूबसूरत औरत की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, सलमा साहिबा, इस कार्ड के ज़रिए मैं आपके शौहर सिकंदर साहब से तो मुतारिफ हो गया हूँ, लेकिन ये समझने से कासिर हूँ कि आप मुझसे अपने शौहर के किस नौइयत की मदद लेने के लिए आई हैं। वो बात दरअसल ये है वकील साहब, वो मेरे सवाल के जवाब में गहरी संजीदगी से बोली, सिकंदर इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ सिकंदर को अदालत में पेश करके 7 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। मैं सिकंदर के लिए बहुत परेशान हूँ। आखिरी जुमला अदा करते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। मैं उसके बदन में मोजज़न इज़्तिरार को बड़ी वज़ाहत से देख रहा था। मौजूदा सूरत हाल ने उसे खासा डिस्टर्ब कर रखा था। आज अगस्त की 10 तारीख है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ने 9 अगस्त को आपके शौहर का अदालती रिमांड हासिल किया है। क्या मैं जान सकता हूँ
कि आपका शौहर किस चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ा हुआ है? सिकंदर पर कत्ल का इल्ज़ाम है। वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली। किसके कत्ल का इल्ज़ाम? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। मकतूल का नाम अनीला है, उसने बताया। अनीला का आपके शौहर के साथ क्या ताल्लुक था? मैंने पूछा। मेरा मतलब है कि अनीला के कत्ल के इल्ज़ाम में आपके शौहर ही को क्यों गिरफ्तार किया गया? वो ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली। अनीला और उसका शौहर अनीस अली हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। हम दोनों फैमिलीज़ का एक दूसरे के घर में आना जाना भी है। सिकंदर जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, इसके 2 मालिक हैं। ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है। एक पार्टनर का नाम अमानुल्लाह है और दूसरे पार्टनर अनीस अली है, यानी डबल ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। मैंने लुकमा दिया। जी। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। लेकिन सिकंदर के मामले को समझने के लिए आपको मेरी बात पर तवज्जो से सुनना पड़ेगी। मैं पूरी तरह मुतवज्जा हूँ, मैंने रसान भरे अंदाज में कहा। आप बोलती जाइए, मैं सुन रहा हूँ। अगले 30-40 मिनट में सलमा ने मुझे जो कहानी सुनाई, मैं उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि आप इस केस के पस मंज़र से बखूबी आगाह हो जाएं। आपको बाखबर करते हुए मैंने अपने बयान में बाज़ ऐसी बातें भी शामिल कर ली हैं जो मुझे बाद में मालूम हुई थीं। इसी तरह चंद एक बातें मैंने दानिस्ता छुपा ली हैं। इन्हें बाद-अज़ां अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मौके पर ज़ाहिर किया जाएगा, ताकि कहानी का सस्पेंस बरकरार रहे। AA यानी कि डबल ए कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस गुलशन इकबाल के इलाके में हसन स्क्वायर और नीपा चौरंगी के दरमियान एक बिल्डिंग में वाक़ था। ताहम शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कंपनी के तामीराती प्रोजेक्ट चल रहे थे। यह ऑफिस गुलशन इकबाल के जिस हिस्से में था, इसे नीम रिहायशी या नीम कारोबारी कहा जा सकता था। मतलब वहाँ मौजूद अक्सर इमारतों में रिहायशी अपार्टमेंट्स भी थे और बाज़ अपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने दफातर कायम कर रखे थे, जिनमें कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ, रिहायशी स्कीमें, ट्रैवल एजेंसियाँ, रिक्रूटिंग एजेंसियाँ और कोचिंग सेंटर्स की भरमार थी। डबल ए कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस भी एक ऐसी ही बिल्डिंग के अपार्टमेंट में था। स्टाफ निस्फ दर्जन से ज़्यादा था। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया जा चुका है कि मज़कूरा तामीराती कंपनी 2 अफराद की मिल्कियत थी, अमानुल्लाह और अनीस अली। अमानुल्लाह इन दिनों उम्रा अदा करने सऊदी अरब गया हुआ था और ऑफिस का इंतज़ाम अनीस अली अकेले ही संभाल रहा था। मुलजिम सिकंदर इस कंपनी में एक इंजीनियर की हैसियत से काम करता था और अनीस अली से उसके दोस्ताना मरासिम थे। यहाँ तक कि अनीस अली की बीवी मकतूल अनीला और मुलजिम सिकंदर की बीवी सलमा में भी गहरी दोस्ती पाई जाती थी और इन दोनों फैमिलीज़ का एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था। डबल ए का ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता था। आम स्टाफ के लिए औकात कार थे, ताहम अनीस अली शाम 6 बजे के बाद भी दफ्तर में मौजूद रहता था और लगभग 7 बजे वो दफ्तर से रुखसत होता था। अनीस अली की रिहाइश नॉर्थ नाज़िमाबाद में थी, जबकि सिकंदर का घर सब्जी मंडी के नज़दीक एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में वाक़ था। इस ज़माने में कराची में सिर्फ यही एक सब्जी मंडी हुआ करती थी, जो आज पुरानी सब्जी मंडी कहलाती है। वक़ुआ की शाम यानी कि 8 अगस्त को मुलजिम सिकंदर ने मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले यानी 5 बजे छुट्टी की और अपने घर रवाना हो गया। आज उसके अकलौती बेटे की सालगिरह थी। सिकंदर और सलमा का बेटा सलमान आज 5 साल का हो गया था। दफ्तर से सिकंदर का घर ज़्यादा दूर नहीं था, लिहाजा वो थोड़ी ही देर में अपनी मंजिल पर पहुंच गया। कमोबेश 6 बजे सिकंदर के घर पर ऑफिस से फ़ोन आया। हेलो, सिकंदर ने फ़ोन अटेंड करते हुए कहा। दूसरी जानिब अनीला थी। वो बेहद घबराई हुई आवाज़ में बोली, सिकंदर तुम अभी ऑफिस आ जाओ। मैं अभी तो घर पहुंचा हूँ, सिकंदर ने कहा। आखिर बात क्या है? तुम इतनी बदहवास क्यों हो रही हो? मैं फ़ोन पर तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तुम बस फ़ौरन यहाँ आ जाओ, फिर बात करते हैं, वो बेहद पुरस्कार अंदाज में बोली। अनीला के अंदाज ने सिकंदर को गहरी तशवीश में डाल दिया। तुम बहुत परेशान लग रही हो, सिकंदर ने अपनायत भरे लहजे में कहा। तुम खैरियत से तो हो ना? अनीस कहाँ है? अनीस सोहराबगोट तक गया है एक पार्टी से पेमेंट लेने, अनीला ने बताया। वो थोड़ी देर में लौटेगा। मैं खैरियत से हूँ, मगर तुम्हारा अभी ऑफिस पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, प्लीज़ फ़ौरन यहाँ आ जाओ। ओके, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए सिकंदर ने रिसीवर क्रेडिट कर दिया। सलमा सिकंदर के पास ही खड़ी थी। उसने सवालिया नज़रों से अपने शौहर को देखा और पूछा, मामला क्या है? सारी बात तुम्हारे सामने ही तो हुई है, सिकंदर ने झुंझुलाहट भरे लहजे में कहा।
انیلا کسی مشکل میں ہے اور مجھے فلفور آفس بلا رہی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ انیس اس وقت آفس میں موجود نہیں ہے۔ اور ہمارے آج کے پروگرام کا کیا ہوگا؟ سلما نے سوالیہ نظر سے سکندر کی طرف دیکھا۔ آج سلمان کی سالگرہ ہے اور ہم نے ڈنر کے لیے باہر جانا ہے۔ سب ہو جائے گا، سکندر قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ میں جلد ہی لوٹ آؤں گا، پھر ہم ہر کام اپنے پروگرام کے مطابق کریں گے۔ اس موقع پر سلما نے بحث مناسب نہ سمجھی۔ سکندر نے سلمان کو پیار کیا اور جلدی واپس آنے کا کہہ کر وہ گھر سے نکل آیا۔ اس مختصر سے سفر کے دوران میں اس کا ذہن مسلسل انیلا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ انیلا پچھلے 3-4 روز سے باقاعدہ آفس آ رہی تھی۔ وہ سہ پہر میں آفس پہنچتی اور پھر انیس کے ساتھ ہی واپس گھر جاتی تھی۔ انیس انیلا کو ایک خاص مقصد سے آفس بلا رہا تھا۔ انیس علی اور امان اللہ کو شک ہوا تھا کہ کمپنی کے حسابات میں کوئی بڑی گڑبڑ موجود ہے۔ ڈبل اے کمپنی میں مایا نامی ایک خاتون باقاعدہ اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہی تھی اور مایا ہی کی نشاندہی پر کمپنی کے دونوں پارٹنرز کو شک ہوا تھا۔ انیلا نے کام کر رکھا تھا اور وہ اکاؤنٹس کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ مایا 6 بجے چھٹی کر کے چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد انیلا کمپنی کے حسابات کی جانچ پڑتال کیا کرتی تھی۔ مایا نے یہ انکشاف کیا تھا کہ مئی اور جون 2 ماہ کے اندر 5 لاکھ روپے کمپنی سے کسی کو دیے گئے ہیں۔ 15 مئی کو 1.5 لاکھ روپے، 28 مئی کو 1.5 لاکھ اور پھر 12 جون کو 2 لاکھ۔ مگر مایا یہ پتہ لگانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی تھی کہ 5 لاکھ روپے کس مد میں کس کو دیے گئے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے انیس اپنی بیوی انیلا سے کمپنی کے حسابات کو خفیہ طریقے سے چیک کروا رہا تھا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ 5 لاکھ کی رقم گئی کہاں۔ یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 40 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت 5 لاکھ ایک بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ آپ اسے آج کے 50 لاکھ روپے سمجھ لیں۔ بس تم جلدی سے آفس آ جاؤ۔ سکندر کے ذہن میں انیلا کے گھبراہٹ بھرے الفاظ گھوم رہے تھے۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے کیا دکھانا چاہتی ہے؟ ڈرائیونگ کے دوران میں سکندر سوچ رہا تھا۔ کیا اس نے کمپنی کے حسابات میں 5 لاکھ کے گھپلے کا سراغ لگا لیا ہے؟ انیلا پچھلے 3-4 دن سے آفس میں جو کچھ بھی کر رہی تھی اس کے بارے میں عام اسٹاف کو کچھ علم نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اکاؤنٹنٹ مایا بھی اس حوالے سے کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ کمپنی کے دونوں پارٹنرز کا خفیہ پروگرام تھا اور فیملی فرینڈ ہونے کے باعث سکندر بھی انیلا کی سرگرمی سے واقف ہو گیا تھا۔ سکندر اسی ادھڑ بن میں آفس پہنچ گیا۔ جب وہ دفتر کے اندر داخل ہوا تو ایک پراسرار سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ فون پر انیلا اسے بتا چکی تھی کہ انیس علی کسی پیمنٹ کے چکر میں تھوڑی دیر کے لیے سوراب گوٹ کی طرف گیا تھا۔ انیلا، تم کہاں ہو؟ سکندر آواز لگاتے ہوئے اکاؤنٹ سیکشن کی جانب بڑھ گیا۔ سکندر کو یقین تھا کہ انیلا اس وقت اکاؤنٹنٹ کی کرسی پر بیٹھی ہوئی سنگین رجسٹروں کے ساتھ مغز ماری کر رہی ہوگی۔ جب وہ اکاؤنٹ سیکشن میں پہنچا اور مایا کی کرسی خالی دیکھی تو وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ ایک ایسی چیز پر پڑی کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ مایا کی کرسی کے پیچھے دفتر کے فرش پر انیلا بڑے بے ڈھنگے انداز میں پڑی ہوئی تھی۔ سکندر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بے اختیار چلتے ہوئے فرش پر پڑی ہوئی انیلا کے پاس پہنچ گیا۔ تبھی اسے پتہ چلا کہ انیلا اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ سکندر نے اسے سیدھا کیا تو معلوم ہوا کہ انیلا کے سینے میں گولیاں اتار کر اسے موت کی نیند سلایا گیا تھا۔ انیلا کا لباس سینے پر سے لہو میں بھیگا ہوا تھا اور انیلا کی لاش کے قریب فرش پر بھی خون پھیلا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے انیلا کی لاش سے تھوڑے فاصلے پر سکندر کو ایک گن پڑی نظر آئی۔ مذکورہ گن پر سائلنسر بھی لگا ہوا تھا۔ سکندر کو یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ انیلا کو اسی گن سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس صورتحال نے سکندر کے ذہن کو بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اکاؤنٹ سیکشن سے نکل کر انیس کے کمرے کی طرف جانے لگا تو غیر ارادی طور پر اس نے سائلنسر لگی گن کو بھی اٹھا لیا، لیکن ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ کسی نے اسے زور کا دھکا دیا اور وہ گن سمیت انیلا کی لاش کے نزدیک جا گرا۔ دھکا دینے والا جو کوئی بھی تھا، سکندر اس کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ مبینہ شخص کہیں بہت دور سے بھاگتا چلا آ رہا ہو اور اسے کہیں پہنچنے کی جلدی بھی ہو۔ بس سکندر اس کی راہ میں آیا اور وہ سکندر کو دھکا دے کر آگے نکل گیا۔ قبل اس کے کہ وہ پیش آمدہ حالات کو سمجھ پاتا، آفس کے اندر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز ابھری۔ اگلے ہی لمحے
दो पुलिस वाले भुर्रा मारकर ऑफिस में दाखिल हुए। इनमें एक सब इंस्पेक्टर और दूसरा कांस्टेबल था। उन्होंने वहां पहुंचते ही सिकंदर को अनीला के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी ही देर में अनीस अली भी सोहराब कोर्ट से वापस आ गया। उसके लिए ये सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी थी। जब उसे पता चला कि सिकंदर को अनीला के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है तो वो सिकंदर पर गरजने बरसने लगा। मुझे तुमसे इतनी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी, अनीस ने खुशीली नज़र से सिकंदर को घूरते हुए कहा। तुम तो आज जल्दी ऑफिस से घर चले गए थे, क्या इसीलिए कि दोबारा आकर मेरी बीवी की जान ले सको? आखिर अनीला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम गलत अंदाज में सोच रहे हो अनीस, सिकंदर ने अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एहतिजाजी लहजे में कहा। तुम जानते हो कि आज मेरे बेटे की सालगिरह है, मैं इसी वजह से जल्दी घर चला गया था। फिर अनीला ने मुझे फ़ोन किया और फ़ौरन दफ्तर आने के लिए कहा। वो मुझे कुछ दिखाना चाहती थी, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो उसकी लाश से मेरी मुलाकात हुई। इसके बाद सिकंदर ने इस नामालूम शख्स का भी जिक्र किया, जिसका जोरदार धक्का खाने के बाद वो अनीला की लाश के करीब जा गिरा था। तुम पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो, अनीस ने कुर्राहट आमेज लहजे में कहा। दफ्तर में मेरे और अनीला के सिवा और कोई भी नहीं था। मैं थोड़ी देर के लिए सोहराब कोर्ट गया और इस दौरान में तुमने यहाँ आकर अनीला का खून कर दिया। ओह माय गॉड, अनीस ने अपना सर थाम लिया और अजीब से लहजे में बोला। सिकंदर, ये तुमने क्या कर डाला? मैंने कुछ नहीं किया अनीस, सिकंदर ने एक बार फिर अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उसे बोलने नहीं दिया और उसके गाल पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करने के बाद जहरीले अंदाज में कहा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है अब अदालत में जाकर कहना। इसके बाद दोनों पुलिस वालों ने मौके की कार्रवाई मुकम्मल की। फिर अनीला की लाश को सरकारी अस्पताल और सिकंदर को सरकारी मेहमान खाने पहुंचा दिया गया। पुलिस वाले जाते हुए अपने साथ अकाउंट सेक्शन के चंद रजिस्टर्स भी उठा के ले गए थे। अगले रोज यानी कि 9 अगस्त को पुलिस ने सिकंदर को अदालत में पेश करके 7 रोज का रिमांड हासिल कर लिया था और अब 10 अगस्त की एक अब्र आलूद से पहर में सिकंदर की बीवी मेरे सामने बैठी अपनी और अपने शौहर की बिपता सुना रही थी। मैंने पूरी तवज्जो से सलमा की कहानी सुनी। इस दौरान में मैं रफ पैड पर अहम नुकात भी नोट करता जा रहा था। जब वो खामोश हुई तो मैंने पूछा, सलमा जी, आपको कुछ अंदाज़ा है कि अनीला ने किस मकसद के लिए सिकंदर को इमरजेंसी में ऑफिस बुलाया था? नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, इस बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकती। अलबत्ता मेरा जहन ये कहता है कि अनीला ने 5 लाख रुपए वाले घपले के बारे में कोई अहम राज जान लिया था और वो सिकंदर को इसी सिलसिले में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन सिकंदर के वहां पहुंचने से पहले ही अनीला को मौत के घाट उतार दिया गया था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए एक अहम सवाल किया, आपके ख्याल में अनीला को किसने कत्ल किया होगा? मेरा शक इसी बंदे की तरफ जा रहा है जो सिकंदर को धक्का मारते हुए वहां से गुजरा था। वो सरसराती हुई आवाज में बोली, मुझे लगता है अनीला ने 5 लाख वाले घपले के हवाले से जो भी सनसनीखेज मालूमात हासिल की थीं वो इस नामालूम शख्स के खिलाफ जाती थीं, इसीलिए उसने अनीला की ज़बान हमेशा के लिए बंद कर दी। आपकी बात में काफ़ी वजन महसूस हो रहा है, लेकिन अभी तक इस केस के कई गोशे मुकम्मल तारीकी में हैं। सलमा के खामोश होने पर मैंने कहा, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं कल किसी वक्त थाने जाकर सिकंदर से एक भरपूर मुलाकात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि रिमांड की मुद्दत पूरी होने से पहले ही मैं हक़ाइक़ की तह में पहुंच जाऊंगा। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए वकील साहब, वो खासे तवाना लहजे में बोली। मुझे उम्मीद है आप सिकंदर को इस तूफान से बआसानी बाहर निकाल लाएंगे, इंशाअल्लाह, मैंने पुरवसूख अंदाज में कहा। उसने मेरी फ़ीस के बारे में इस्तफसार किया। मैंने उसे अपनी फ़ीस बताते हुए कहा, यह मेरा उसूल है कि मैं फ़ीस एडवांस में लेता हूँ। जी ज़रूर, वो अपना प्योर लेदर बैग खोलते हुए बोली, मुझे फ़ीस एडवांस देने में कोई इशू नहीं है। फिर उसने मेरी फ़ीस की रकम गिनकर मेरी जानिब बढ़ा दी। मैंने मज़कूरा रकम को गिने बगैर अपनी मेज़ की दराज में डाला और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए फ़ीस की वसूली की एक रसीद बनाकर सलमा के हवाले कर दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और रसीद को अपने कीमती बैग के अंदर रखते हुए बोली, वकील साहब, आप पैसे गिन लेते तो अच्छी बात थी। जब आप गिन रही थीं उसी वक्त मैंने भी गिन लिए थे, मैंने बदस्तूर तबस्सुम रेज़ लहजे में कहा। ओह, वो तौसीफ़ी अंदाज में मुझे देखते हुए बोली, आप तो बहुत तेज़ हैं वकील साहब।
तेजी और तर्रारी इस पेशे का तकाजा है सलमा जी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मेरी गुफ्तगू से वो काफ़ी मुतासिर हुई, फिर मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गई। मैंने 2 रोज़ बाद उसे दोबारा अपने दफ्तर में बुला लिया था। आइंदा रोज़ मैं सिकंदर से मुलाकात करने मुतालिका थाने पहुंच गया। रिमांड की मुद्दत के दौरान में किसी भी मुलजिम से मुलाकात आसान काम नहीं होता। पुलिस वाले, खुसूसन तफ्तीशी अफसर, आपके रास्ते की रुकावट बन जाता है, लेकिन होशियार वकला के पास इस मरहले को तय करने के लिए मखसूस हथकंडे होते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके वो अपना मकसद हासिल कर लेता है। सिकंदर की उम्र 40 के करीब थी। वो दरमियाने कद का मालिक एक दुबला पतला शख्स था। आम हालात में वो एक खुशतबे इंसान था, ताहम इस वक्त गहरे तफक्कुरात में घिरा दिखाई देता था। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है। आपकी बीवी ने मुझे आपका वकील मुकर्रर किया है। पहले आप इस ज़रूरी कागजात पर दस्तखत कर दें, बाकी बातें बाद में। उसने हवालात के अंदर से बड़ी उम्मीद भरी निगाह से मुझे देखा और एक अफसरदा सी सांस खारिज करते हुए बोला, वकील साहब, मैंने अनीला को कत्ल नहीं किया। जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं लुच्चे, लफंगे और जुराइम पेशा अफराद के केस नहीं लिया करता। वो गहरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, बताएं कहाँ दस्तखत करना है। मैंने अपने वकालतनामे और दीगर ज़रूरी कागजात पर उसके दस्तखत लिए, फिर इन कागजात को अपने ब्रीफ केस में रखने के बाद कहा, सिकंदर साहब, आपकी बीवी ने मुझे काफ़ी हद तक आपको पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के बारे में मालूमात फराहम की हैं, जिनकी बिना पर मुझे यकीन है कि अनीला की मौत में आपका कोई हाथ नहीं, लेकिन आपको इस मुसीबत से निकालने के लिए मुझे आपके भरपूर ताउन की ज़रूरत होगी। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला। आप हुक्म करें। ये बात तो तय है कि अनीला को आपने मौत के घाट नहीं उतारा, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में ये काम किसका हो सकता है। मुझे इसका ठीक से कोई अंदाज़ा नहीं वकील साहब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। मैं जब वहाँ पहुँचा तो अनीला की मौत वाक़ हो चुकी थी। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने मुझे बताया कि किस तरह वक़्त हुआ कि रोज़ अनीला ने फ़ोन करके उसे फ़ौरन दफ्तर पहुँचने को कहा था। ये तमाम तर तफसील सलमा की ज़बानी गुज़िश्ता रोज़ मुझ तक पहुँच चुकी थी। उसकी बात मुकम्मल होने पर मैंने पूछा, आपको कुछ अंदाज़ा है कि अनीला आपको क्या दिखाना चाह रही थी। मुझे यकीन है कि उसने 5 लाख रुपए वाले घपले के हवाले से कोई अहम राज पा लिया था, वो मजबूत लहजे में बोला, और वो इसी बारे में मुझे कुछ बताना चाह रही थी। घपला करने वाले शख्स का ताल्लुक भी यकीनन AA कंस्ट्रक्शन कंपनी ही से होगा, मैंने पूछा। इस उम्र में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं जनाब, वो बड़े वसूख से बोला। कोई बाहर का आदमी कंपनी के अकाउंट में भला कैसे गड़बड़ कर सकता है। क्या आप इस घपला करने वाले मुबैना शख्स के बारे में कुछ जानते हैं। मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया। मतलब आपको कोई अंदाज़ा है कि वो कौन हो सकता है। मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। जाए वक़ुआ पर जिस शख्स ने धक्का देकर आपको अनीला की लाश के नज़दीक फेंका था, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मैं इसकी सूरत नहीं देख सका था, बेबसी से बोला। वो शख्स अचानक ही दौड़ता हुआ मेरे सामने आ गया था, फिर मुझे एक ज़ोरदार धक्का मारकर वो दौड़ते हुए अकाउंट सेक्शन से निकल गया था। इसके कद काट जिसामत को देखकर आप कोई अंदाज़ा कायम कर सकते हैं। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने जवाब दिया, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, वो बंदा स्टाफ में से कोई नहीं था। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। हालत व वाक़ियात की रोशनी में तो यही नज़र आ रहा है कि आपको धक्का देने वाला शख्स अकाउंट सेक्शन के अंदर ही कहीं छुपा हुआ था। उसने अनीला को फ़ोन करते हुए भी सुना होगा। अनीला को इस बंदे की वहाँ मौजूदगी का इल्म नहीं था, क्योंकि उसने आपको फ़ोन पर बताया था कि वो इस वक्त ऑफिस में अकेली ही है और उसका शौहर अनीस अली किसी पेमेंट के चक्कर में सोराब गोट की तरफ गया है। मैं गलत तो नहीं कह रहा इंजीनियर साहब। नहीं जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। मैं आपके तजिए से इत्तफाक करता हूँ और मेरा दिमाग ये कहता है कि वो पुरस्रार बंदा अनीला और अनीस की लाइल्मी में ऑफिस के अंदर छुपा बैठा था। अगलब इम्कान यही है कि वो अनीला की सुनगुन ले रहा था, और जैसे ही उसे पता चला कि अनीला ने कंपनी के अकाउंट में किसी बड़ी गड़बड़ का सुराग लगा लिया है और वो मुझे भी इसके बारे में बताने के लिए फिलफौर ऑफिस बुला रही है,
तो उसने सालिन से लगी गन से अनिला का काम तमाम कर दिया। मुझे शक नहीं, यकीन है कि वो शख्स ही अनिला का कातिल है। आपकी बात में वजन है इंजीनियर साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अगर तमाम तर वाक़यात इसी तरह पेश आए हों तो फिर बड़े वसूख के साथ ये भी कहा जा सकता है कि इसी नामालूम शख्स ने अनिला को कत्ल किया और फिर वो आपके इंतज़ार में इधर ही छुपा रहा। जब आप ऑफिस में पहुंचे तो उसने आपको धक्का देकर अनिला की लाश के नज़दीक फेंका और ख़ुद वहां से गायब हो गया। मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है कि वो आपको अनिला के कत्ल में फंसाना चाहता था और मौजूदा हालात को देखकर कहा जा सकता है कि वो अपनी चाल में कामयाब हो गया है। क्या आप अपने किसी ऐसे दुश्मन को जानते हैं? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरी याददाश्त के मुताबिक तो मेरा ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं है। अगर आपका ये अंदाज़ा दुरुस्त है कि धक्का देने वाले शख्स का कंपनी के स्टाफ से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर बड़े यकीन के साथ कहा जा सकता है कि वो कंपनी के किसी शख्स का भेजा हुआ किराए का कातिल था। कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ऐसा शख्स जो 5 लाख वाले घपले का जिम्मेदार है, और वो शख्स ये भी जानता था कि अनिला ऑफ टाइम में अकाउंट सेक्शन में किसी किस्म की सरगर्मी जारी रखे हुए है। अगर वो नामालूम धक्का देने वाला शख्स आपका दुश्मन नहीं तो फिर वो शख्स यकीनन आपका दुश्मन है जिसने धक्का देने वाले को अनिला का काम तमाम करने भेजा था। आप क्या कहते हैं? बहुत उलझी हुई सूरत हाल है वकील साहब, वो फिक्र भरी नज़र से मुझे तकने लगा। सलमा ने मुझे बताया कि अनीस और अनिला से आप लोगों के फैमिली टर्म्स हैं। मैंने सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन पकुआ के रोज़ आपकी गिरफ्तारी के वक्त अनीस ने जिस किस्म के रूखे पीके बल्कि मानदाना रवैये का मुजाहरा किया, वो तो देरीना फैमिली टर्म्स की नफ़ी करता है। वाकई इस रोज़ अनीस का रवैया मुझे बहुत अजीब और नाकाबिले यकीन महसूस हुआ था। वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला, उससे इस किस्म के रद्द-अमल की तवक्को नहीं कर रहा था मैं। वो तो सीधा सीधा मुझे अनिला का कातिल समझ रहा था। उसने मेरी हिमायत में एक लफ्ज़ नहीं कहा और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। इंजीनियर साहब, अपने जहन पर ज़्यादा दबाव न डालें, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। वक्त आने पर इस केस की सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। मैं समझता हूँ कि अगर किसी तरह हम नामालूम धक्का देने वाले शख्स का सुराग लगाने में कामयाब हो गए तो फिर आपकी बेगुनाही को साबित करना बहुत आसान हो जाएगा। इस बंदे को ढूंढा जा सकता है? वो चौंके हुए लहजे में बोला। मैंने पूछा, वो कैसे? सिकंदर के इंकिशाफ ने मेरे रगों पे में एक करंट सा दौड़ा दिया था। उसकी आंखों और चेहरे पर मुझे बड़े सनसनीखेज तासुरात दिखाई दे रहे थे। चंद लम्हे मुस्तरिब रहने के बाद उसने बताना शुरू किया। वकील साहब, हमारी कंपनी के अकाउंट सेक्शन की एक खिड़की बाहर की जानिब खुलती है और इस खिड़की से चंद फीट की दूरी पर एक दूसरी अपार्टमेंट बिल्डिंग है। जब मैं इस शख्स का धक्का खाने के बाद अनिला की लाश के करीब जा गिरा था तो मैंने अकाउंट सेक्शन की खुली हुई खिड़की में से मज़कूरा अपार्टमेंट बिल्डिंग के एक फ्लैट की खिड़की खुली हुई देखी थी। तो मैंने तकरामी करते हुए कहा, इससे क्या साबित होता है? मैंने इस फ्लैट की खुली हुई खिड़की में एक औरत को कैमरा थामे खड़े देखा था। वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। मुझे यही महसूस हुआ था कि वो अकाउंट सेक्शन में होने वाली मुजरिमाना कार्रवाई की अक्सबंदी कर रही थी। अगर आप किसी तरह इस औरत को ढूंढ निकालें तो अनिला के कत्ल के मुकदमे को हल करना आसान हो जाएगा। सिकंदर ने बड़े पते की बात की थी। मैंने मज़कूरा अपार्टमेंट की लोकेशन अच्छी तरह ज़हन नशीन करते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं कल ही इस अपार्टमेंट में जाकर मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। अगर इस कैमरा बरदार औरत से मेरी मुलाकात हो जाती है तो मुझे यकीन है कि अनिला के कत्ल पर खासी रोशनी पड़ेगी। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए वकील साहब, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। मैंने इसके हाथ को थामते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा, आमीन। मैंने पुलिस के तफ्तीशी जुल्म सितम से महफूज रहने के लिए सिकंदर को चंद ज़रूरी हिदायत दी, फिर वहाँ से रुखसत हो गया। अगले रोज़ मैं इस अपार्टमेंट पहुँच गया जिसकी एक खिड़की से डबल ए कंस्ट्रक्शन कंपनी का अकाउंट सेक्शन दिखता था। ये वही खिड़की थी जहाँ सिकंदर ने पकुआ के रोज़ एक औरत को खड़े देखा था। मज़कूरा औरत के हाथ में एक कैमरा भी था। अगलब इम्कान यही था कि वो औरत अनिला के साथ पेश आने वाले वाक़यात को अपने कैमरे में महफूज करने की कोशिश कर रही थी। इस फोटोग्राफर औरत का फ्लैट बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर था। सलमा ने मुझे बताया था कि डबल ए कंपनी का दफ्तर भी तीसरे फ्लोर पर ही था।
इसीलिए कंपनी के अकाउंट सेक्शन और फोटोग्राफर औरत वाले फ्लैट की खिड़कियां आमने सामने पड़ती थीं और दोनों इमारतों के बीच में 8 से 10 फीट का फासला था। मैं अपने मतलूबा अपार्टमेंट पर पहुंचा तो मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक ताला झूल रहा था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो औरत इस वक्त अपने अपार्टमेंट में मौजूद नहीं थी। मैं बड़ी इंतज़ार के बाद वहां आया था और खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने पड़ोस वाले अपार्टमेंट की घंटी बजा दी। चंद लम्हे के बाद एक दरमियानी उम्र की औरत दरवाजे पर नमूदार हुई, फिर सवालिया नज़र से मुझे घूरते हुए पूछा, जी फरमाएं। मैंने खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए साफ गोई से काम लेते हुए कहा, मेरा नाम अमजद है। साथ ही मैंने पड़ोस वाले दरवाजे पर झूलते ताले की जानिब इशारा भी कर दिया। मैं इन खातून से मिलने आया था, क्या आप बता सकती हैं कि ये कहाँ गई हैं और कब तक वापस आएंगी? उसने शर्मज़दा नज़र से मेरे चेहरे की तरफ और उसके तासुरात का जायज़ा लिया और फिर पूछा, आप कौन हैं और ज़रीना से किस सिलसिले में मिलने आए हैं? इस औरत का ये इस्तफसार मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैं बात को बिगाड़ना नहीं चाहता था, लिहाजा अपनी चाल को आगे बढ़ने दिया। इस औरत की ज़बानी मुझे फोटोग्राफर औरत का नाम मालूम हो चुका था। मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, खातून, मैं आपको अपना नाम बता चुका हूँ। मैं दरअसल एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ। ज़रीना साहिबा मुझसे लाइफ पॉलिसी बनवाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आज मुझे घर पर बुलाया था। ओह, वो औरत एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए बोली, फिर तो आपको लाइफ पॉलिसी बेचने के लिए नवाबशाह जाना पड़ेगा। नवाबशाह? क्यों? मैंने उलझनज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। इसलिए कि वो 9 अगस्त की सुबह नवाबशाह के लिए रवाना हो गई थी, उसने जवाब दिया। और ज़रीना के जाने के बाद यहाँ काफ़ी अफरा तफरी मची थी। ज़रीना ने आपको कब कहा था कि आज उससे मिलने आए? इस औरत ने बताया था कि ज़रीना 9 अगस्त की सुबह नवाबशाह चली गई थी। मैंने नहायत ही होशियारी से सूरत हाल को संभाल लिया और बड़े एतमाद से कहा, मेरी इस सिलसिले में 8 अगस्त को ज़रीना साहिबा से फ़ोन पर बात हुई थी। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, आपने अभी किसी अफरा तफरी का जिक्र किया है, ये क्या मामला है? अमजद साहब, आप भले इंसान हैं, वो खुश इखलाकी से बोली। दरवाजे पर खड़े होकर बातें करना ठीक नहीं, आप ड्राइंग रूम में आ जाएं। मुझे अपने बच्चों की पॉलिसी के बारे में भी आपसे मालूमात हासिल करना है। थोड़ी देर के बाद हम ड्राइंग रूम में आमने सामने बैठे हुए थे। इसका नाम आसिया बेगम था। उसके शौहर मंसूर खान की सदर में घड़ियों की दुकान थी। आसिया की 3 औलादें थीं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटियां अलल तरतीब 15 और 12 साल की थीं, जबकि इसके बेटे की उम्र 8 साल थी। दोनों लड़कियां इस वक्त ट्यूशन पढ़ने गई हुई थीं और 8 साला बेटा टीवी के सामने बैठा कार्टून देख रहा था। मैंने आसिया बेगम को बच्चों की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में जो कुछ बताया वो इस कहानी का हिस्सा नहीं है, लिहाजा मैं इसका जिक्र गौर करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आसिया बेगम की ज़बानी मुझे पता चला कि ज़रीना का ताल्लुक नवाबशाह से था और वो इस अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। वो लोगों से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी, इसलिए कोई उसके बारे में तफसीलन कुछ नहीं जानता था। एक पड़ोसी होने के नाते आसिया बेगम सिर्फ इतना जानती थी कि नवाबशाह में ज़रीना का एक चाचा फजल करीम रहता था और वही ज़रीना का सारा खर्चा उठाता था। जिस अपार्टमेंट में ज़रीना रह रही थी वो किराए का था। आसिया बेगम का अपना अंदाज़ा ये था कि ज़रीना किसी वडेरे की दूसरी बीवी थी, क्योंकि महीने में 2-3 बार इससे एक अधेड़ शख्स मिलने आता था। वो फजल करीम था या कोई और, इस बारे में आसिया को पक्का पता नहीं था। आसिया बेगम मुझे तफसील बता चुकी तो मैं फिर अपने मकसद पर आ गया। आपने बताया है कि ज़रीना के नवाबशाह रवाना होते ही यहाँ किसी किस्म की अफरा तफरी मच गई थी, वो क्या किस्सा है? ज़रीना तो 9 अगस्त की सुबह ही नवाबशाह के लिए रवाना हो गई थी, वो मुझे तफसील से आगाह करते हुए बोली। लगभग 10 बजे एक बंदा उससे मिलने के लिए आया। इत्तेफाक से इस वक्त मेरा शौहर घर पर ही था। मंसूर ने इस बंदे को बताया कि ज़रीना तो नवाबशाह गई हुई है। वो बंदा उलझनज़दा अंदाज में कभी मंसूर को और कभी ज़रीना के दरवाजे को देखता रहा, फिर कुछ कहे बगैर वो यहाँ से रुखसत हो गया था। तो इसमें अफरा तफरी वाली कौन सी बात हुई? लम्हे भर के लिए वो रुकी तो मैंने सवाल दाग दिया, आप सुने तो? वो एक ख़ास अदा से बोली। इस शख्स के जाने के बाद मंसूर ने मुझसे कहा कि ये बंदा किसी चक्कर में यहाँ आया है, ज़रूर ज़रीना के साथ कोई गड़बड़ होने वाली है, और फिर इसी रात गड़बड़ हो भी गई। मैं पूछे बिना न रह सका, कैसी गड़बड़? अगली सुबह हम सोकर उठे तो ज़रीना का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सरसराती हुई आवाज़ में बोली,
मैं समझी कि शायद जरीना वापस आ गई है। इसी ख्याल के साथ मैं इसे आवाज़ें देते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई और अगले ही लम्हे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। क्यों? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। आपने जरीना के घर में ऐसा क्या देख लिया था? उसका पूरा घर उल्टा हुआ था, वो तेजी से पलकें झपकाते हुए बोली। यूं महसूस होता था गुज़िश्ता रात कोई शख्स चोरी की नीयत से जरीना के घर में घुसा हो और इस शख्स को किसी खास चीज़ की तलाश हो, जिसके हुसूल की खातिर उस बंदे ने घर की हर चीज़ को उलट पुलट कर रख दिया था। पता नहीं इस नामुराद को अपने मकसद में कामयाबी हुई या नहीं। आसिया बेगम की बयान करदा कहानी ने मेरा जहन साफ कर दिया। मुझे ये समझने में ज़रा सी भी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि सिकंदर की तरह धक्का देने वाले इस शख्स ने भी जरीना को अपने कैमरे की मदद से जाए वकुआ की फोटोग्राफी करते हुए देख लिया था। यकीनन वकुआ की शाम जरीना के कैमरे की आंख ने कोई ऐसा खून चका मंजर देखा था जिसकी मदद से सिकंदर को धक्का देने वाला शख्स अनीला का कातिल साबित होता था। शायद इसी खौफनाक मंजर ने जरीना को इस कदर बौखला दिया था कि वो अगली सुबह नवाबशाह रवाना हो गई और अगली रात इस बंदे ने कैमरे की तलाश में जरीना के अपार्टमेंट को पलट कर रख दिया था। हालात वाक़ियात से तो यही जाहिर होता था कि जरीना एक बुज़दिल औरत थी। इसने पुलिस को आगाह करने के बजाय नवाबशाह का रुख किया था। बहरहाल इस किस्म की सूरत हाल में बड़े बड़े बहादुर भी पराई आग में कूदने की बजाय कन्नी काट कर निकल जाते हैं। जब आप लोगों ने जरीना के घर को उल्टा हुआ देखा था तो क्या किसी ने जरीना को इस वाक़ये की इत्तला देने की कोशिश की? मैंने एक अहम सवाल किया। हम में से किसी के पास जरीना का नवाबशाह का फ़ोन नंबर या वहाँ का एड्रेस नहीं है, वो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए बोली। बस मंसूर ने पुलिस को इस वाक़ये की इत्तला दे दी थी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और 1 घंटे में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद घर को सील करके चली गई। जरीना के घर के दाखिली दरवाजे पर आपको जो बड़ा सा ताला झूलता नजर आया है ना, वो पुलिस ही डाल कर गई है। जाते हुए पुलिस वालों ने हमसे कहा था कि वो जल्द से जल्द जरीना का सुराग लगाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान में अगर हमें कोई अहम बात पता चले तो हम फौरन पुलिस को इत्तला दें। जो बंदा जरीना का पूछने यहाँ पहुँचा था और जिसके बारे में आपके शौहर का ख्याल था कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं, क्या आपने कभी इस बंदे को देखा था? मेरे सवाल पर आसिया एक लम्हे के लिए तजब्जुब का शिकार दिखाई दी, फिर बड़े एतमाद के साथ बोली। जी बिल्कुल देखा था। जब मंसूर इस बंदे से बात कर रहा था तो मैं भी मंसूर के पीछे खड़ी थी, लिहाजा मैंने उसे देखा था। सिकंदर धक्का देने वाले शख्स का चेहरा नहीं देख पाया था, ताहम उसने मुझे उसके डील डोल और कद काट के बारे में तफसीलन बता दिया था। इसी हवाले से मैंने आसिया बेगम से सवाल किया तो उसने मेरे तमाम तर अंदाज़ों की तस्दीक कर दी, यानी सिकंदर को धक्का देने वाला और जरीना के अपार्टमेंट पर पहुंचने वाला शख्स एक ही था। मैंने आसिया का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला आया। आइंदा रोज़ सलमा मुझसे मिलने दफ्तर आई तो मैंने उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया। इनमें से बहुत सी बातें उसके इल्म में नहीं थीं। मैंने अपनी बात मुकम्मल की तो उसने कहा, नवाबशाह कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, हमारे बहुत से रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। मैं अपने तौर पर जरीना और उसके चाचा फजल करीम को तलाश करने की कोशिश करूँगी। अगर जरीना से हमारा राब्ता हो गया तो सिकंदर के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। मुझे यकीन है जरीना और उसका कैमरा अनीला के कत्ल के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। नवाबशाह में मेरी जान पहचान के भी कई अफराद मौजूद हैं। आप अपने तौर पर कोशिश करें, मैं अपने तरीके से मालूमात हासिल करता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम जरीना का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे जरीना की तलाश के सिलसिले में पुलिस भी काफ़ी मुतहर्रिक है। यहाँ कराची में भी हम एक ज़रिए से फजल करीम तक रसाई हासिल कर सकते हैं। किस ज़रिए से? उसने पूछा। जरीना इस अपार्टमेंट में एक किराएदार की हैसियत से रिहाइश पजीर थी, मैंने सलमा को बताया, और मज़कूरा अपार्टमेंट का किराया फजल करीम अदा किया करता था। अगर किसी तरह हम इस अपार्टमेंट के मालिक तक रसाई हासिल कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये काम आप मुझ पर छोड़ दें, वो बड़े एतमाद से बोली। आप बस मुझे जरीना के अपार्टमेंट का नंबर बता दें, बाकी सब मैं खुद कर लूँगी। 302, मैंने जरीना के अपार्टमेंट का नंबर दोहराते हुए कहा, यानी 3rd फ्लोर का दूसरा फ्लैट 301 में आसिया और मंसूर नामी एक फैमिली रहती है जिनके 3 बच्चे हैं। जरीना के अपार्टमेंट का नंबर तो बड़ा ख़तरनाक है वकील साहब, सलमा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। दफ़ा 302 तो इक़दाम कत्ल के लिए इस्तेमाल होती है, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो।
आपने बिल्कुल वजह फरमाया है सलमा जी, मैंने रसानियत भरे लहजे में कहा। जरीना के अपार्टमेंट का नंबर और इक़दाम कत्ल की दफ़ा का फिगर एक ही है, और इत्तेफाक देखें कि जरीना ने अपनी आंखों से या अपने कैमरे की आंख से कत्ल की एक संगीन वारदात होते देखी है, अनीला अनीस का कत्ल, और इसी कत्ल के इल्ज़ाम में मेरा शौहर पुलिस की तहवील में है। वो अजीब से लहजे में बोली। मैं सिकंदर को इस झमेले से निकालने के लिए हर कीमत पर जरीना को ढूंढ निकालूंगी। सलमा के अज़्म को देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो जैसा कह रही है वैसा कर भी गुजरेगी। मैंने ज़रूरी हिदायत देकर उसे रुखसत कर दिया। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। मैंने अपने वकालतनामे के साथ मुलजिम सिकंदर की दरख्वास्त ज़मानत भी दायर कर दी। कत्ल के मुलजिम की ज़मानत नामुमकिन की हद तक मुश्किल होती है, और इस केस में सिकंदर की पोजीशन इंतहाई नाजुक थी। इसे पुलिस ने जाए वक़ुआ पर गिरफ्तार किया था, और जिस साइलेंसर लगी गन से अनीला को मौत के घाट उतारा गया था, इस गन पर सिकंदर के फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। नेज़ पुलिस ने जाए वक़ुआ यानी AA कंस्ट्रक्शन कंपनी के अकाउंट सेक्शन से रजिस्टर अपने कब्जे में किए थे। इनमें सिकंदर के खिलाफ काफ़ी मवाद मौजूद था। मुझे अपने मुवक्किल की ज़मानत मंजूर होने का यकीन नहीं था, और ऐसा ही हुआ। मैंने सिकंदर की ज़मानत के हक़ में जो भी दलाइल दिए, अदालत ने इन्हें यकसर मुस्तरद करते हुए मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। केस की बाकायदा समाअत में 2 माह लग गए। इस पेशी पर अदालत में अच्छा खासा रश था। जज ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बराए जमान होने के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया और फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। उसके बाद मुलजिम का बयान हुआ। सिकंदर ने मेरे हिदायत की रोशनी में नहायती नपे तुले अल्फाज में हक़ाइक़ को बयान कर दिया। वकील इस्तग़ासा एक्यूज़ बॉक्स के नज़दीक पहुंचा। फिर सिकंदर की तरफ देखते हुए उसने बड़े जारहाना अंदाज में अपनी जिरह का आगाज़ किया। तुम AA कंस्ट्रक्शन कंपनी में कितने अरसे से काम कर रहे थे? लगभग 10 साल से, मेरे मुवक्किल ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। यूँ कह लें कि कंपनी के क़याम के वक्त से। कंपनी में तुम किस हैसियत से काम कर रहे थे? बतौर सिविल इंजीनियर, मैंने कहा। क्या इंजीनियरिंग के अलावा भी तुम कोई और काम जानते हो? वकील इस्तग़ासा ने कड़े लहजे में इस्तफ़सार किया। जी बिल्कुल, मुलजिम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ, गाना गा लेता हूँ, गिटार बजा लेता हूँ, और मैट्रिक से BSc तक के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। मैं किसी ऐसे काम के बारे में पूछ रहा हूँ जो तुमने AA कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियरिंग के अलावा किया हो। मेरा सेट बहुत अच्छा है, और मैं काफ़ी हद तक अकाउंट्स का काम जानता हूँ, मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं कुछ अरसे के लिए AA कंपनी के हिसाबात भी देखता रहा हूँ, ऑडिट वगैरह की हद तक। क्या तुम मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताओगे कि तुम कंपनी के हिसाबात देखते रहे हो? वकील इस्तग़ासा ने चुभते हुए लहजे में कहा। जी बिल्कुल, मुलजिम ने अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बताया। मैं इसी साल कमोबेश 3 माह तक कंपनी के हिसाबात देखता रहा हूँ। कौन से 3 माह? अप्रैल, मई, जून, मुलजिम ने जवाब दिया। दरअसल इस साल मार्च में कंपनी का अकाउंटेंट काम छोड़कर चला गया था, और कोई अच्छा अकाउंटेंट सरेदस्त मिल नहीं रहा था। इसलिए 3 माह मैंने इस शोबे में भी कंपनी की खिदमत अंजाम दी। फिर जुलाई में कंपनी को माया की शक्ल में एक माहिर अकाउंटेंट मिल गई, लिहाजा मैं इस काम से बरी ज़िम्मा हो गया था। तुमने 3 माह तक अकाउंट्स के शोबे में कंपनी की खिदमत अंजाम दी, वकील इस्तग़ासा ने तंज़िया लहजे में कहा, और इस अरसे के दौरान में तुमने कंपनी को 5 लाख का चूना लगा दिया, है ना? बिल्कुल नहीं, मुलजिम बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला। आप सरासर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हाथ कंगन को RC क्या है? वकील इस्तग़ासा 2 रजिस्टर्स लेकर जज के करीब पहुंचा। फिर वो रजिस्टर्स जज की जानिब बढ़ाते हुए बड़े एतमाद के साथ बोला। जनाब अली, इन दोनों रजिस्टर्स का ताल्लुक AA कंस्ट्रक्शन कंपनी से है, और वक़ुआ के रोज़ पुलिस ने कंपनी के अकाउंट सेक्शन से इन्हें अपनी तहवील में लिया था। जैसा कि इस्तग़ासा में बड़ी वज़ाहत के साथ बताया गया है कि कंपनी के मालिकान को अकाउंट्स के मामलात में किसी बड़ी खुर्द-बुर्द का शक हुआ था। अकाउंटेंट माया ने मालिकान की इस जानिब तवज्जो दिलाई थी। माया ने जुलाई में कंपनी ज्वाइन की थी, और मज़कूरा खुर्द-बुर्द का ताल्लुक मई और जून के महीनों से था। ये वही अरसा है जब मुलजिम कंपनी के हिसाबात देखा करता था।
इसी दौरान में हिसाबात के मुताबिक कंपनी के अकाउंट से 5 लाख रुपए बिल तरतीब 15 मई को 1.5 लाख, 28 मई को भी 1.5 लाख और 12 जून को 2 लाख रुपए निकाले गए थे। माया ने इतनी बड़ी रकम के जाने का सुराग तो लगा लिया था, ताहम वो ये नहीं जान पाई थी कि ये 5 लाख रुपए किस मद में किसको दिए गए थे। इस राज से पर्दा उठाने के लिए कंपनी के एक मालिक अनीस अली ने अपनी बीवी अनीला को हिसाबात की जांच पड़ताल का काम सौंपा। अनीला ने कॉमर्स में मास्टर्स किया हुआ है। वो माया के जाने के बाद रोजाना ऑफिस में बैठकर कंपनी के मई और जून के हिसाबात को चेक करती थी। चंद रोज बाद अनीला ने पता चला लिया कि 5 लाख की ये रकम मुलजिम के हाथ से गई थी। ये इंकिशाफ मकतूल अनीला के लिए नाकाबिले यकीन था, क्योंकि मुलजिम और मकतूल की फैमिलीज के माबैन दोस्ताना मरासिम हैं। मकतूल कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुलजिम इस नौयत की घटिया हरकत करेगा। मकतूल ने इसीलिए सबसे पहले मुलजिम को फ़ोन किया और इसे फ़ौरन ऑफिस पहुंचने को कहा। मुलजिम जब ऑफिस पहुंचा तो मकतूल ने इसे सूरत हाल से आगाह किया। पहले तो मुलजिम आएं बाएं शाएं करता रहा, लेकिन जब इसे यकीन हो गया कि मकतूल अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है और वो 5 लाख के इस फ्रॉड को कंपनी के मालिकान के इल्म में ज़रूर लाएगी, तो मुलजिम ने अपनी जान बचाने के लिए मकतूल को मौत के घाट उतार दिया। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक गहरी सांस खारिज की। फिर मेरी जानिब देखते हुए उसने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में जज से कहा, योर ऑनर, मकतूल अनीला ने हिसाबात में 5 लाख की इन तीनों पेमेंट्स पर फ्लैग लगा रखे हैं, जिनसे साफ जाहिर होता है कि 15 मई, 28 मई और 12 जून को मुलजिम ने ये रकम कंपनी के अकाउंट से निकाली थी। मुलजिम ने ये रकम किस मकसद के लिए हासिल की, ये तो ना तो कंपनी के मालिकान को मालूम है और ना ही हिसाबात में इसका कहीं जिक्र नजर आता है। मोअज़्ज़िज़ अदालत मज़कूरा रजिस्टर्स का जायजा लेकर इस तकाज़ा के मौक़िफ़ की तस्दीक कर सकती है। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज चंद लम्हात तक दोनों रजिस्टर्स का मुआयना करता रहा, फिर मुलजिम की तरफ देखते हुए सपाट लहजे में इस्तफ़सार किया, तुम इस बारे में क्या कहते हो? जनाब आली, मेरे मौक्किल ने मोतबाना अंदाज में कहा, मैं इन रजिस्टर्स को देखने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। जज के हुक्म पर मुतालिका अदालती अमले ने वो दोनों रजिस्टर्स एक्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम तक पहुँचा दिए। चंद लम्हात तक मुलजिम सिकंदर इन रजिस्टर्स को उलट पुलट कर देखता रहा और फिर बड़े एतमाद के साथ बोला, सर, ये रजिस्टर्स असली नहीं हैं। सिकंदर के इंकिशाफ ने अदालत के कमरे में सनसनी सी दौड़ा दी। जज ने सरसराती हुई आवाज़ में मुलजिम से इस्तफ़सार किया, क्या मतलब है तुम्हारा? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि, मुलजिम ने मोतदिल अंदाज में कहा, इन रजिस्टर्स का डबल ए कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं। यह असल रजिस्टर्स का चरबा है जिसमें नकली एंट्रीज डालकर मुझे फांसने की कोशिश की गई है। ये सरासर मेरे खिलाफ एक घनामनी साजिश है। तुम किस बिना पर इतना बड़ा दावा कर रहे हो कि ये रजिस्टर्स असली नहीं हैं? जज ने मुलजिम से एक अहम सवाल किया। जनाब अली, मेरी एक मखसूस आदत है, मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया। आप इसे मेरी कोई नफ्सियाती हरकत भी कह सकते हैं कि जो भी किताब, कॉपी, रजिस्टर, मैगजीन मेरे ज़ेरे इस्तेमाल या ज़ेरे मुताला रहता है, मैं इसके सफ़ा नंबर 33 पर एक छोटा सा दायरा लगा देता हूँ। इन दोनों रजिस्टर्स के सफ़ात नंबर 33 पर कोई सर्कल नहीं बना हुआ। इससे यही साबित होता है कि कंपनी के असल रजिस्टर्स की हूबहू नकल तैयार करके किसी ने मुझे फांसने के लिए 15, 28 मई और 12 जून की तारीखों में जाली इंदराजात किए हैं। मुझे 2 सवालात का ठीक ठीक जवाब चाहिए। जज ने मुलजिम के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, नंबर 1, अदालत किस तरह तुम्हारी इस बात पर यकीन करे कि तुम किताबों के सफ़ा नंबर 33 पर दायरा लगाने के आदी हो? नंबर 2, तुम्हारे ख्याल में कौन तुम्हें इस केस में फांसने की कोशिश कर रहा है? जनाब आली, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। मुलजिम गहरी संजीदगी से बोला, ये तो एक हकीकत है कि कंपनी के अकाउंट में कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। मैं समझता हूँ कि जिस शख्स ने भी ये घपला किया है वही मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता है। और आपके पहले सवाल का सीधा सादा जवाब यह है कि आप मेरे घर में मौजूद मेरी तमाम किताबों, कापियों और जर्नल्स को चेक कर सकते हैं। इस तरह कंपनी के ऑफिस में मेरे ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली ऐसी चीज़ों को भी चेक किया जा सकता है। जज ने मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए पूछा, वकील साहब, आप मुलजिम से कोई और सवाल करना चाहते हैं? वकील इस्तगासा सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए
मुलजिम वाले कटहरे के नज़दीक पहुंच गया, फिर मेरे मुवक्किल की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी अच्छी बुरी तमाम आदतों को तो हम चेक कर ही लेंगे। अभी मुअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताओ कि तुम्हें किस बिना पर यकीन है कि कंपनी के अकाउंट में कुछ गड़बड़ हुई थी। तुमने थोड़ी देर पहले इस गड़बड़ को एक हकीकत करार दिया है और इसके साथ ही तुम 5 लाख के घपले से भी इनकार कर रहे हो। मैं अगर कंपनी के अकाउंट्स में किसी हेरा फेरी की तस्दीक कर रहा हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये हेरा फेरी खुद मैंने की है। मुलजिम ने मजबूत लहजे में कहा, माया और अनीला ने तो बहुत बाद में इस मामले में हाथ डाला था। मैंने तो अप्रैल ही में इस गड़बड़ का पता चला लिया था। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? वकील इस्तग़ासा ने उलझनज़दा लहजे में इस्तफसार किया। मैं अप्रैल से जून तक कंपनी के अकाउंट्स को देखता रहा हूँ, मुलजिम ने वजाहत करते हुए बताया। इब्तिदाई दिनों ही में मुझे कंपनी के हिसाबात में गड़बड़ का एहसास हो गया था। 5 लाख की रकम अकाउंट से गायब थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये रकम किसने किस मद में किसको दी थी। और तुम मुंह में घुनघुनियाँ डाले बैठे रहे। वकील इस्तग़ासा ने किता कलामी करते हुए करक नज़र से मुलजिम को घूरा। अगर तुम्हें अप्रैल में 5 लाख के गबन का इल्म हो गया था तो तुम चुपचाप कर रोज़ा रखकर क्यों बैठे हुए थे? अगर आपका मुवक्किल तालीम याफ्ता और अमली ज़िंदगी गुजारने वाला हो तो फिर आपका काम आधा रह जाता है। अपनी आधी वकालत मुवक्किल खुद ही कर लेता है। एक्यूज बॉक्स में खड़ा इंजीनियर सिकंदर भी इस वक्त यही कर रहा था। वकील इस्तग़ासा के कड़े इस्तफसार के जवाब में मुलजिम ने निहायती शाइस्तगी से कहा, सर एक प्रॉब्लम है। तुम्हारे साथ कौन सी प्रॉब्लम है? वकील इस्तग़ासा ने अजीब से लहजे में पूछा। मेरे साथ नहीं सर, मुलजिम ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, प्रॉब्लम आपके साथ है। वकील इस्तग़ासा तपते हुए लहजे में बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? सर आप सुनते कम और बोलते ज़्यादा हैं, मुलजिम ने रसानियत भरे लहजे में कहा। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि आपने मुझे रोककर मेरे मुंह में घुनघुनियाँ डालने का किस्सा शुरू कर दिया। अगर आपने मेरी बात तवज्जो से सुनी होती तो मामला साफ हो जाता और आपको मज़ीद कोई सवाल पूछने की ज़रूरत ही पेश न आती। मुलजिम की इस गहरी चोट पर वकील इस्तग़ासा बेचौताब खाकर रह गया। इस मौके पर जज ने मुलजिम से कहा, तुम अपनी बात मुकम्मल कर सकते हो। शुक्रिया जनाब अली। मेरे मुवक्किल ने तशक्कुराना अंदाज में जज की तरफ देखा, फिर अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, अप्रैल के अवाइल ही में मुझे कंपनी के हिसाबात में गड़बड़ का एहसास हो गया था और मैंने इस बारे में कंपनी के एक मालिक अमानुल्लाह साहब को बता दिया था। अमानुल्लाह साहब को बताने का सबब यह था कि उन्होंने डायरेक्ट मुझे ये काम सौंपा था और ये ताकीद की थी कि मैं छोटी बड़ी बात के लिए उन्हीं से रब्ता करूं। जनाब अली, ये वजाहत इसलिए ज़रूरी थी कि वकील इस्तग़ासा ये एतराज़ उठा सकते हैं कि कंपनी के दूसरे मालिक अनीस अली से तो मेरे फैमिली टर्म्स हैं। फिर मैंने अनीस अली को एतमाद में लेने के बजाय अमानुल्लाह से 5 लाख के घपले की बात क्यों की? लम्हाती तवक्कुफ़ करके मुलजिम ने तपाने वाले अंदाज में वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, जनाब अली, मैंने अपनी बात की वजाहत कर दी है। अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत चाहे तो अमानुल्लाह साहब से मेरे बयान की तस्दीक की जा सकती है। मुलजिम की बात मुकम्मल हुई तो मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा, योर ऑनर, इस केस में चंद किरदार बड़ी अहमियत के हामिल हैं, जिनमें मुलजिम, मकतूल, माया और कंपनी के दोनों मालकान शामिल हैं। लेकिन मुझे इस बात की हैरत है कि डबल ए कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक मालिक अमानुल्लाह का नाम गवाहों की फहरिस्त में शामिल नहीं। मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि इस्तग़ासा को इस बात के लिए पाबंद किया जाए कि आइंदा पेशी पर अमानुल्लाह साहब को अदालत में पेश करें ताकि मेरे मुवक्किल के बयान की तस्दीक की जा सके। अलावा इसी मैंने सांस संभार करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ़ किया, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, डबल ए कंस्ट्रक्शन कंपनी के ये दोनों रजिस्टर्स मुतनाज़ा हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, लिहाजा एहतियात के तकाजे के पेश नज़र इन दोनों रजिस्टर्स को उस वक्त तक अदालत की तहवील में रहना चाहिए जब तक इस केस का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ जाता। जज ने मेरी बातों को अहमियत दी और इस्तग़ासा को पाबंद किया कि आइंदा पेशी पर वो कंपनी के मालिक अमानुल्लाह को हर सूरत में अदालत में पेश करे और पहली फुर्सत में इस्तग़ासा मुलजिम के इस बयान की भी तस्दीक करे कि वो किताबों के सफ़ा नंबर 33 को सर्कल करने का आदी है ताकि इन रजिस्टर्स की सेहत का तयन किया जा सके। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल अनीला की मौत 8 अगस्त की शाम 6 और 7 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। वजह मौत वो 2 गोलियां थीं
जो साइलेंसर लगी गन से इसके सीने में उतारी गई थी। ये वही गन थी जो जाय वकुआ से पुलिस को मिली थी और मज़कूरा गन पर मेरे मौक्किल की उंगलियों के निशानात पाए गए थे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, अनीला की लाश को देखकर मेरा मौक्किल बदहवास हो गया था और बेध्यानी में उसने अनीला की लाश के करीब पड़ी साइलेंसर लगी गन को उठा लिया था। इसी गैर इख्तियारी हरकत के दौरान में आलाए कत्ल पर उसके फिंगरप्रिंट जब्त हो गए थे। आइंदा पेशी से कबल सलमा मुझसे मिलने आई और उसने मुझे मकतूल की फैमिली के हवाले से खासी दिलचस्प और मुफीद मालूमात फराहम की। अलावा जी उसने मुझे कंपनी के अकाउंटेंट माया के बारे में भी चंद इंकिशाफात अंगेज बातें बताईं, जिनका जिक्र अदालती कार्रवाई के दौरान किया जाएगा। अगली पेशी पर अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो मालूम हुआ कि इस्तगासा डबल ए कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अमानुल्लाह को अदालत में पेश करने से कासिर है। अमानुल्लाह की तबीयत नासाज थी। इस्तगासा की तरफ से उसका मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में जमा करा दिया गया था कबल इसके कि इस्तगासा के गवाहों का सिलसिला आगे बढ़ता। मैंने जज से दरख्वास्त की, जनाब आली मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। जज ने गहरी संजीदगी से कहा, परमिशन ग्रांटेड। इंक्वायरी ऑफिसर का नाम अनवर मलिक था और वो ओहदे के एतबार से एक सब इंस्पेक्टर था। किसी भी केस में तफ्तीशी अफसर की हैसियत इस्तगासा के एक गवाह ऐसी होती है और हर पेशी पर उसे अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। एक लिहाज से वो इस्तगासा का वारिस होता है क्योंकि केस का चालान उसी ने तैयार किया हुआ होता है। मलिक साहब, मैंने आयु की आंखों में देखते हुए अपनी मखसूस अंदाज की जिरह का आगाज किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डबल ए कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस यानी जाय वकुआ आपके थाने की हुदूद में आता है? वकील साहब, आपने बड़ा अजीब सवाल किया है। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे तकते हुए बोला, अगर जाय वकुआ मेरे थाने की हुदूद में वाक़ नहीं होता तो मुझे इस केस में हाथ डालने का इख्तियार कैसे होता? जनाब, आप तो बादशाह लोग हैं, लामहदूद इख्तियारात के मालिक, जिस मामले में जी चाहे हाथ डाल सकते हैं, मैंने नीम तंज़िया अंदाज में कहा। बहरहाल मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है, शुक्रिया। वो ऐसी नज़र से मुझे देखने लगा जैसे मैं कोई खलाई मखलूक हूँ। मैंने एक ख़ास मकसद के हुसूल के लिए ऐसा अंदाज अपनाया था। अपनी जरा को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, आयु साहब, आप माशाल्लाह बड़े ज़हीन और चाको चौबंद पुलिस ऑफिसर हैं। आपको अपने थाने की हुदूद में पेश आने वाले वाक़यात की खबर तो रहती होगी। बिल्कुल रहती है, वो बड़े फ़ख्र से बोला। अपने इलाके के मामला से बाखबर रहना तो हमारे फ़राइज़ का हिस्सा है। तमाम बड़े वाक़यात हमारे इल्म में रहते हैं, ख़ास तौर पर वो वाक़यात जो रिपोर्ट हुए हों। अगर किसी वाक़ये की इत्तला मिलने पर पुलिस जाय वारदात पर पहुंचकर बाकायदा कार्रवाई करती है तो इसका शुमार बड़े वाक़यात ही में होगा ना? मैंने सवालिया नज़र से इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ देखा। जी 100%, उसने असबात में जवाब दिया। जाय वकुआ से चंद फीट के फासले पर सदफ आर्केड नामी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। मैंने तफ्तीशी अफसर के चेहरे पर निगाह जमाते हुए गहरी संजीदगी से कहा, दोनों इमारतें पहलू ब पहलू खड़ी हैं। मैं समझता हूँ कि सदफ आर्केड भी आपके थाने की हदूद ही में आती है। कहीं मैं गलत तो नहीं समझ रहा मलिक साहब? सदफ आर्केड एक फर्जी नाम है। बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मज़कूरा अपार्टमेंट बिल्डिंग का असल नाम ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। तफ्तीशी अफसर ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं वकील साहब, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये आप किस किस्म के सवालात पूछ रहे हैं। आप जवाब देते जाएं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तगासा ने मौका महल देखते ही सदाए एहतजाज बुलंद कर दी। फाजिल वकील गैर ज़रूरी बातों में मुअज़्ज़िज़ अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें ऐसे ताख़ीरी हथकंडों से बाज रहने की तलकीन की जाए। आप क्या कहते हैं बेग साहब? जज ने मुझसे पूछा। जनाब आली, मैंने कंगार कर गला साफ करते हुए कहा, मैंने अभी तक एक भी सवाल गैर मंतकी, गैर मुतालिक और गैर ज़रूरी नहीं किया। जाय वारदात और सदफ आर्केड आपस में फर्स्ट कज़न की हैसियत रखती हैं और दोनों इमारतों का इस केस के हवाले से बड़ा गहरा और अहम ताल्लुक़ है। जब मैं अपनी बात की वजाहत करूँगा तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके मायनेखेज़ नज़र से वकील इस्तगासा की तरफ देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा,
लेकिन इसके लिए मेरे फाजिल दोस्त को थोड़े तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना होगा। जज ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, बेग साहब प्लीज प्रोसीड। वकील इस्तखासा ने ऐसी नज़र से मुझे देखा जैसे कच्चा चबा डालेगा। मैंने उसकी ईमानदाना निगाह की परवाह किए बगैर इंक्वायरी ऑफिसर पर तवज्जो मरकूज कर दी। मलिक साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल अनीला को 8 अगस्त की शाम 6 और 7 बजे के दरमियान मौत के घाट उतारा गया था। मोअज़्ज़िज़, अदालत आपकी ज़बान से ये जानना चाहती है कि कत्ल की इस वारदात की इत्तला आपको कब और किसने दी थी? पुलिस के रोजनामचे के मुताबिक बकुआ की शाम लगभग 6:30 बजे किसी नामालूम शख्स ने थाने फ़ोन करके इस वाक़े की इत्तला दी थी। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, नामालूम शख्स? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यानी पुलिस इत्तला देने वाले शख्स के बारे में कुछ नहीं जानती? वो बेबसी से कंधे उचकाते हुए बोला, यही हकीकत है। वाक़यात के मुताबिक बकुआ के रोज़ तमाम स्टाफ के चले जाने के बाद ऑफिस में सिर्फ मकतूल अनीला और उसका शौहर अनीस अली ही रह गए थे। थोड़ी देर बाद कंपनी का दूसरा पार्टनर यानी अनीस अली भी किसी ज़रूरी काम से सोहराबकोट चला गया था। इससे जाहिर होता है कि अपनी मौत के वक्त मकतूल ऑफिस में तन्हा ही थी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जाए बकुआ पर कितने बजे पहुँचे थे? कमोबेश 7 बजे, उसने जवाब दिया। जब आप मौके वारदात पर पहुंचे तो मकतूल को आपने किस हालत में देखा? मैंने जिरह के सिलसिले में तेजी लाते हुए पूछा। मुर्दा हालत में। मकतूल की लाश के अलावा ऑफिस में इस वक्त कितने अफराद मौजूद थे? मैंने कतरे सख्त लहजे में सवाल किया। सिर्फ मुलजिम, उसने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। मकतूल की लाश अकाउंट सेक्शन के फर्श पर अपने ही खून में लथपथ पड़ी थी और उसके नज़दीक ही मुलजिम साइलेंसर लगी गन थामे खड़ा था। हमने फौरन मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। थोड़ी ही देर के बाद मकतूल का शौहर अनीस अली भी सोहराबकोट से लौट आया था। तो आपका दावा है कि मेरे मौक्किल यानी इस केस के मुलजिम ने कंपनी के एक पार्टनर अनीस अली की बीवी का कत्ल किया है? मैंने पूछा। इसमें तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश ही नहीं की जा सकती। वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बड़े वसूख से बोला, मकतूल के जिस्म से बरामद होने वाली गोलियां इसी गन से चलाई गई थीं जो गन हमें मुलजिम के हाथ से मिली थी। मज़कूरा साइलेंसर लगी गन पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट भी मिले हैं। फिर इस कत्ल का मुहर्रिक भी बिल्कुल वाज़ेह है। हमने ऑफिस और मुलजिम के घर के फ़ोन का रिकॉर्ड चेक किया है। वक़ुआ के रोज़ शाम 6:02 पर मकतूल ने मुलजिम को फ़ोन किया था, जिसके बाद मुलजिम ऑफिस पहुंच गया था। जाए वक़ुआ से हमने जो 2 रजिस्टर्स अपनी तहवील में लिए थे उनके बाद सफ़ात पर मकतूल ने फ्लैग बना रखे थे। जब चेक करने पर मालूम हुआ कि मज़कूरा सफ़ात पर मुलजिम के 5 लाख के फ्रॉड्स की कहानी फिगर्स में दर्ज थी। अपनी मौत से कबल मकतूल इन्हीं रजिस्टर्स पर काम कर रही थी। इन तमाम तर हक़ाइक़ से ये साबित होता है कि 5 लाख के ख़बर का सुराग मिलने के बाद मकतूल ने मुलजिम को फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह किया था और मुलजिम ने फ़ौरन ऑफिस पहुंचकर मकतूल को ठिकाने लगा दिया। लेकिन इसकी बदकिस्मती के इसे फरार होने का मौका नहीं मिला। हमने बर वक्त जाए वक़ुआ पर पहुंचकर न सिर्फ मुलजिम को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया था, बल्कि इसके जुराइम के सबूत के तौर पर वो दोनों रजिस्टर्स भी उठा लिए जो अब मोअज़्ज़िज़ अदालत की तहवील में हैं। बहुत खूब मलिक साहब, उसके खामोश होने पर मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, आपने माशाअल्लाह बड़ी तफसील के साथ इस केस की मंजरकशी की है। आपको तो कोई वकील या कोई लेक्चरर होना चाहिए था। आप वकालत कर रहे हैं, यही काफ़ी है। उसने गहरी चोट की। मैं पुलिस डिपार्टमेंट ही में खुश हूँ। आप तो जानते हैं अपनी जगह पर पड़ा हुआ पत्थर भारी होता है। अच्छी तरह जानता हूँ मलिक साहब, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे चेक करने का हुनर भी आता है। मेरे आखिरी मायनेखेज़ जुमले ने उसे गड़बड़ा कर रख दिया। बेहद उलझे हुए लहजे में उसने इस्तफसार किया, आप किस चीज़ को चेक करने के हुनर की बात कर रहे हैं वकील साहब? भारी पत्थर को चेक करने का हुनर। मैं कुछ समझा नहीं। उसकी उलझन दो चंद हो गई। मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, अभी समझाता हूँ। वो हमतन गोश हो गया। आइयो साहब, मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए कहा। इस नुक्ते पर प्रोसिक्यूटर और डिफेंस दोनों का मुकम्मल इत्तेफाक है कि वक़ुआ के वक्त डबल ए कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में कातिल और मकतूल के सिवा और कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था, है ना? जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाई।
आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस इत्तेफाक में उस वक्त अच्छी खासी दरार पड़ जाती है जब इस तकाजा का दावा ये होता है कि मकतूल अनीला को मेरे मुवक्किल यानी इस केस के मुलजिम सिकंदर ने मौत के घाट उतारा है, जबकि दूसरी जानिब डिफेंस का इसरार है कि मुलजिम जब मौका वारदात पर पहुंचा तो मकतूल अनीला को कत्ल किया जा चुका था। एक नामालूम शख्स ने धक्का देकर मेरे मुलजिम को मकतूल की लाश के करीब फेंका और फिर वहां से फरार हो गया। डिफेंस का दावा है कि इसी धक्का देने वाले नामालूम शख्स ने अनीला को कत्ल किया था, लिहाजा मुलजिम सिकंदर बेगुनाह है। वकील साहब, कहानी आपकी भी काफी जानदार है, मगर इसकी बुनियाद एक नामालूम धक्का देने वाले शख्स पर रखी गई है, इंक्वायरी ऑफिसर ने तमस्कुराना अंदाज में कहा, जबकि दूसरी जानिब इस तगाजे के पास मुलजिम को मुजरिम साबित करने वाले तमाम सबूत मौजूद हैं। मैंने चंद लम्हात तक सोचने की अदाकारी की, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, क्यों ना हम दोनों मिलकर मुलजिम को धक्का देने वाले इस नामालूम शख्स को तलाश करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। वो कैसे? उसने आंखें सुकेड़ कर मुझे देखा। हम इस बंदे को किस तरह तलाश कर सकते हैं? आइयो साहब, आप तो पुलिस वाले हैं, मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रा सी भिनक मिल जाए तो आप इसे ज़मीन की तह से भी खोद निकालते हैं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर ड्रामाई अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, वैसे आपका डिपार्टमेंट भी 10 अगस्त से इस नामालूम मुलजिम को धक्का देने वाले बंदे की तलाश में है, मगर इनडायरेक्ट वे में। मैं कुछ भी नहीं समझा, वो उलझनज़दा अंदाज में बोला। ऐसी कोई बात मेरे इल्म में तो नहीं है, जबकि थोड़ी देर पहले आप मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने इस अम्र का इकरार कर चुके हैं कि अपने थाने की हुदूद में रूनुमा होने वाले हर बड़े वाक़ये की आपको खबर रहती है। मैंने घूर कर सवालिया नज़र से इंक्वायरी ऑफिसर को देखा। तो मैंने कोई भी गलत बयानी नहीं की, वो झुंझुलाहट आमेज़ लहजे में बोला, मगर ये वाक़या मेरे इल्म में नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना कि पुलिस किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रही है जिसने वक़ुआ के रोज़ मुलजिम को धक्का दिया था। एक मिनट आइयो साहब, मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, फिर अपनी जरा के सिलसिले को बड़ी एहतियात के साथ समेटते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, आप ये तो मानते हैं ना कि वक़ुआ के वक्त कातिल और मकतूल के सिवा जाए वारदात पर और कोई बंदा बशर मौजूद नहीं था? उसने इस बात में गर्दन हिलाई। जी मानता हूँ। और जब वक़ुआ पर पहुँचे आप तो उस वक्त वहाँ मुलजिम और मकतूल की लाश के सिवा और कोई मौजूद नहीं था? जी ये भी एक हकीकत है, उसने कहा। आपको वक़ुआ की शाम 6:30 बजे कत्ल की उस वारदात की इतला दी गई? मैंने इंक्वायरी ऑफिसर की आंखों में देखते हुए कहा। आप 7 बजे मौके वारदात पर पहुंचे और वहां मकतूल की लाश के नज़दीक मुलजिम को एक साइलेंसर लगी गन थामे देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल अनीला की मौत शाम 6 और 7 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। अगर हम उस वक्त को क्लोज कर लें तो ये 6:30 बजे का वक्त बनता है, यानी वही वक्त जब किसी नामालूम शख्स ने थाने फ़ोन करके आपको कत्ल की इस वारदात की इतला दी। ऐसी इतला वही शख्स दे सकता है जो वारदात के वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हो और उसने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा हो, या फिर वो शख्स इस किस्म की मालूमात रख सकता है जो कत्ल की इस वारदात का मास्टर माइंड हो और इसी के इशारे पर यह कत्ल किया गया हो। तफ्तीशी अफसर के चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे वो मेरी बातों की गहराई नापने की कोशिश कर रहा हो। चंद लम्हात की सोच विचार के बाद उसने कहा, आपने वो किस्सा तो गोल ही कर दिया कि हमारा महकमा इस नामालूम बंदे की तलाश में है जिसने आपके बयान के मुताबिक वक़ुआ के रोज़ मुलजिम को धक्का देकर मकतूल की लाश के करीब फेंक दिया था और आपकी नज़र में वही अनीला का कातिल है। ये किस्सा वक्ती तौर पर इसलिए गोल हो गया मलिक साहब कि दूसरा किस्सा तवील हो गया था। मैंने माजरत खाना अंदाज में कहा, चलें इस मौजू पर अभी बात कर लेते हैं। मैं ये तमाम तर गुफ्तगू इस केस के तफ्तीशी अफसर से कर रहा था, लेकिन मेरा मुतमईन नज़र ये तमाम बातें कुर्सी इंसाफ पर बैठे हुए जज तक पहुंचाना था और मैं अपने इस मकसद में पूरी तरह कामयाब था। जज पूरी तवज्जो से मेरी जरा सुन रहा था और वक्फे वक्फे से अपने सामने मेज़ पर फैले हुए कागजात पर कुछ नोट भी करता जा रहा था। मुझे इस बात का भरपूर इत्मीनान था कि मैं अपने मुवक्किल की वकालत का फरीज़ा बतरीके एहसन अदा कर रहा हूँ। सदफ आर्केड, मैंने आईओ की आंखों में देखते हुए कहना शुरू किया, जाए वक़ुआ वाली बिल्डिंग के पड़ोस में चंद फीट की दूरी पर इस्तादा है। 8 अगस्त की शाम 7 बजे
आप ने मुलजिम को मकतूल के कत्ल के इल्ज़ाम में मौके से गिरफ्तार किया। इस वाक़े की इत्तला किसी नामालूम शख्स ने 6:30 बजे आपको दी थी और मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके हाज़रीन अदालत पर एक उचटती सी निगाह डाली, फिर दोबारा आयोग की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, और 9 और 10 की दरमियानी रात सदफ आर्केड के अपार्टमेंट नंबर 302 में डकैती की एक वारदात हुई, जिसकी इत्तला 10 अगस्त की सुबह मंसूर खान नामी एक शख्स ने थाने फ़ोन करके दी। मंसूर खान अपार्टमेंट नंबर 301 का रिहायशी है और मज़कूरा डकैती उसके पड़ोस वाले घर में हुई थी। कुछ याद आया आपको? ये वाक़या तो बड़ी वज़ाहत के साथ मेरी याददाश्त में महफूज है। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मेरा एक पेटी भाई खादिम हुसैन इस वारदात की तफ्तीश के लिए गया था। खादिम हुसैन ने मुझे बताया था कि मज़कूरा फ्लैट में ज़रीना नाम की कोई औरत अकेली रहती थी। ताहम वक़ुआ के मौके पर वो घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि डकैती ने उस बेचारी औरत के घर को उलट कर रख दिया था। यूँ महसूस होता था जैसे वो किसी ख़ास चीज़ की तलाश में वहाँ आए हों। आपको बिल्कुल दुरुस्त महसूस हो रहा है आइयो साहब, मैंने मायनेखेज़ अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा। डाकू एक था या एक से ज़्यादा, मगर हकीकत यह है कि इन्हें कैमरे की तलाश थी। कैमरा बीच में कहाँ से आ गया? आइयो ने हैरत भरी नज़र से मुझे देखा। कहीं से नहीं, मैंने राजदाराना अंदाज में कहा। कैमरा पहले से घर में मौजूद था, लेकिन डाकुओं की आमद से कबल ज़रीना इसे अपने साथ ले गई थी। ज़रीना 9 अगस्त की सुबह नवाबशाह रवाना हो गई थी। पुलिस ताहाल ज़रीना की तलाश में है। लेकिन उसने शक्ज़दा नज़र से मुझे देखा। आपको ज़रीना और उसके घरेलू मामलात की कैसे खबर है? मुझे सख्त एतराज़ है जनाबे आली, वकील इस्तग़ासा ने तेज़ आवाज़ में कहा। अदालत में इस वक्त अनीला मर्डर केस की समाअत जारी है और वकील सफाई सदफ आर्केड में होने वाली किसी वारदात को बीच में ले आए हैं। मेरी मोअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा है कि डिफेंस को टू द पॉइंट रहने की हिदायत की जाए। जज ने सवालिया नज़र से मुझे देखा और पूछा, बेग साहब, क्या सदफ आर्केड में पेश आने वाले वाक़ये का ज़ेर समाअत केस से कोई ताल्लुक़ बनता है? बहुत गहरा ताल्लुक़ योर ऑनर, मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। अगर वकील इस्तग़ासा चंद मिनट की खामोशी इख्तियार करने की जहमत गवारा कर लें तो मैं इस ताल्लुक़ को मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने रोज़े रोशन के मानिंद अयां कर दूंगा। बेग साहब, आप अपनी जिरह जारी रखें। जज ने अपनी मखसूस आवाज़ में मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया। आइयो साहब, मैंने वकील इस्तग़ासा की अपने लिए इंतहाई नापसंदीदा निगाह को नज़रअंदाज करते हुए तफ्तीशी अफसर को बताना शुरू किया। ज़रीना का अपार्टमेंट सदफ आर्केड के 3rd फ्लोर पर वाक़ है और हुस्न इत्तेफाक से AA कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस भी 3rd फ्लोर पर ही वाक़ है। मज़े की बात यह है कि ज़रीना के अपार्टमेंट की एक खिड़की AA के अकाउंट सेक्शन की तरफ खुलती है और अगर अकाउंट सेक्शन की इस जानिब वाली खिड़की खुली हो तो ज़रीना वाले अपार्टमेंट की खिड़की में से अकाउंट सेक्शन के मनाजिर को बआसानी देखा जा सकता है। और वक़ुआ के रोज़ अकाउंट सेक्शन का ऐसी काम नहीं कर रहा था, लिहाजा मकतूल ने खिड़कियां खोल रखी थीं। तो मेरी बात पूरी होने से पेशतर ही आइयो ने उलझन ज़दा अंदाज में सवाल किया। तो ये कि ज़रीना नामी वो औरत गज़ब की फ़ोटोग्राफ़र है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। उसने वक़ुआ की रात न सिर्फ अपने घर की खिड़की में से अनीला का कत्ल होते देखा था, बल्कि इस वाक़ये की फ़ोटोग्राफ़ी भी कर डाली थी। ये उसका एक गैर इरादी मोहम्मती इक़दाम था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो बेइख्तियारी में कितना अहम काम कर रही थी। बादअज़ां जब इस फ़ोटोग्राफ़ी की संगीनी का उसे अंदाज़ा हुआ तो वो डर गई और फिलफौर अपने आबाई शहर नवाबशाह रवाना हो गई। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर सिलसिला बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि कातिल ने ज़रीना को जाए वक़ुआ की तस्वीर उतारते देख लिया था, लिहाजा वो अगले रोज़ यानी कि 9 अगस्त को ज़रीना के अपार्टमेंट पर पहुंच गया। लेकिन इसकी आमद से पहले ही ज़रीना नवाबशाह रवाना हो चुकी थी अपने कैमरे समेत, मगर ये बात कातिल को मालूम नहीं थी, लिहाजा उसने 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात ज़रीना के अपार्टमेंट को तहोबाला करके रख दिया। वकील साहब, वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला, आपकी ये तमाम तर कहानी तो मुझे एक मफरूज़ा ही लग रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है आइयो साहब, मैंने इसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए कहा। मैंने ज़रीना के पड़ोस में जाकर काफ़ी छानबीन की है,
मंसूर खान की बीवी आसिया बेगम ने मुझे बताया है कि सरीना नवाबशाह रवाना होने के बाद वहां एक शख्स इससे मिलने आया था, मगर सरीना को गैर मौजूद पाकर वो वापस लौट गया था। मैंने आसिया बेगम से इस बंदे के हुलिये के बारे में तफसीलन पूछा है। उसने मज़कूरा बंदे का जो नक्शा खींचा है वो हूबहू उस शख्स से मैच करता है जिसने बकुआ के रोज़ मेरे मुवक्किल को धक्का देकर मकतूल की लाश के नज़दीक फेंक दिया था। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो आप आसिया बेगम से जाकर तस्दीक कर सकते हैं। वैसे इस सिलसिले में आपको अपने पेटी भाई से भी खासी मालूमात मिल जाएंगी। वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं खादिम हुसैन से बात करूंगा। मुझे तो यकीन है कि वही बंदा अनीला का कातिल है जिसने अकाउंट सेक्शन में मेरे मुवक्किल को धक्का दिया था। मैंने मजबूत लहजे में कहा, आप किसी तरह जरीना का सुराग लगाने की कोशिश करें। अगर जरीना आपको मिल गई तो उसका कैमरा भी आपके हाथ लगेगा जिसके अंदर अनीला के कत्ल की फोटोज मौजूद हैं। अगर आप वो तस्वीर हासिल करने में कामयाब हो गए तो समझ लीजिएगा आपने असल कातिल को पा लिया। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी नज़र से आइयों को देखा और फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, मलिक साहब, मैं प्रोफेशनल हूँ, बगैर फीस वसूल किए मैं किसी को मुफ्त में मशवरा नहीं देता। आपको इतनी कीमती टिप्स इसलिए दी हैं कि इसमें मेरे मुवक्किल की भी भलाई है। आप अपने अमल के लिए आज़ाद हैं। मुझे मुखालिफ वकील समझते हुए अगर आपको मेरी फराहम करदा मालूमात पर भरोसा ना हो तो आप अपनी मनपसंद टामकटोइयाँ जारी रखें। मैं तो अपने मुवक्किल को बाइज्जत बरी करवा ही लूँगा। मैंने जरीना के कैमरे तक रसाई हासिल करने का बंदोबस्त कर लिया है। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। आइंदा पेशी से पहले सलमा से मेरी एक भरपूर मुलाकात हुई। उसने मुझे अपनी कारकर्दगी से आगाह किया। उसकी फराहम करदा मालूमात को मैंने अपनी याददाश्त में महफूज कर लिया। मैंने तफ्तीशी अफसर को अनीला के कातिल के हवाले से एक नई सोच दे दी थी। उसके चेहरे के तासुरात से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत जल्द जरीना को खोज निकालेगा। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में डबल ए कंपनी का एक पार्टनर अमानुल्लाह खड़ा था। इससे पहले भी इस्तगासा के 2 गवाह भुगताए गए थे, लेकिन इनके बयान में काबिल ज़िक्र कोई बात मौजूद नहीं थी, इसलिए मैं इनका तस्करा गोल कर रहा हूँ। अमानुल्लाह की उम्र 50 से ज़्यादा थी। वो घटे हुए बदन का मालिक एक दराज कामत शख्स था। उसके सर के बेशतर बाल रुखसत हो चुके थे। अमानुल्लाह ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो वकील इस्तगासा ने हल्की फुल्की जिरह के बाद उसे फारिग कर दिया। अपनी बारी पर मैं विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया और बड़े शाइस्ता अंदाज में जिरह का आगाज़ किया। अमानुल्लाह साहब, मैंने गवाह की आंखों में देखते हुए कहा, पिछले दिनों आपकी तबीयत नासाज थी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, अब मैं ठीक हूँ। अमानुल्लाह साहब, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैंने कहा, बस चंद सवालात। मैं तैयार हूँ वकील साहब। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा कि डबल ए कंस्ट्रक्शन कंपनी के क़याम को कितना अरसा हो गया है? लगभग 11 साल, उसने जवाब दिया। इब्तिदा में ये काम मैंने अकेले ही शुरू किया था, लेकिन 1 साल के बाद अनीस अली एक पार्टनर की हैसियत से इस कारोबार में शामिल हो गया। इस तरह हमारी कंपनी का नाम डबल ए यानी अमानुल्लाह एंड अनीस कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया। मुलजिम कब से आपकी कंपनी में काम कर रहा है? कमोबेश 10 साल से। इस दौरान में आपने मुलजिम को कैसा पाया? एक मेहनती और ईमानदार इंसान, उसने जवाब दिया। इस्तगासा के गवाह का बयान मेरे मुवक्किल की हिमायत में जाता था। दरअसल पहले इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में अमानुल्लाह का नाम शामिल नहीं था। मेरे इसरार पर इसे गवाही के लिए अदालत तक लाया गया था। अमानुल्लाह साहब, मार्च के आखिरी अशरे में, मतलब अप्रैल की इब्तिदाई तारीखों में। जी बिल्कुल, मुलजिम ने मुझे इस बारे में बताया था। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन बावजूद कोशिश के मुलजिम इस खबन का सुराग नहीं लगा पाया था। लिहाजा मैंने अपने पार्टनर अनीस अली को इस मामले में बताया। अनीस ने माया नामी अकाउंटेंट रखकर इस मामले की छानबीन का सिलसिला शुरू कर दिया। जब मुलजिम की तरह माया को भी इस मकसद में खातिर-खा कामयाबी हासिल नहीं हुई तो फिर काउंटर चेकिंग के लिए अनीस ने अपनी बीवी अनीला से काम लेना शुरू किया और चंद रोज़ बाद ही अनीला को कत्ल कर दिया गया। सांस हमवार करने के लिए वो थमा और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, वकील साहब,
सच्ची बात यह है कि मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादातर साइट के काम संभालता हूँ। लिखने पढ़ने और हिसाब किताब वाले तमाम काम अनीस अली देखता है। आप मुझे एक सीधा साधा इंसान समझ लें। आपकी इस सादगी को मैं सलाम पेश करता हूँ अमानुल्लाह साहब, मैंने तौसीफी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए कहा। सादगी के अंदर सच्चाई छुपी होती है और मेरी नज़र में सच्चाई रहमत खुदावंदी है। आपका सादा और पुरकार बयान मेरे मुवक्किल के लिए किसी नेमत से कम नहीं। यूं समझ लें कि इस केस में आप मुल्जिम के लिए रहमत का एक फरिश्ता साबित हुए हैं। शायद इसीलिए इस तगासा के गवाहों की फहरिस्त में आपका नाम शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इस बेगुनाह के खिलाफ बड़ी गहरी साजिश बुनी गई थी। अमानुल्लाह के बाद माया गवाही के लिए पेश हुई। अदालत के कमरे में एक वक्त में सिर्फ एक गवाह को लाया जाता था, ताकि बाद में आने वाले गवाह को ये मालूम न हो सके कि इससे पहले गवाह ने क्या बयान दिया है। इस तरह एक गवाह के बयान से दूसरे गवाह की गवाही मुतासिर नहीं होती। माया एक यंग एंड स्मार्ट लड़की थी। उसके बारे में मैंने जो मालूमात इकट्ठा की थी, उनके मुताबिक वो अपने काम की माहिर और अपने काम से काम रखने वाली एक निडर और साबगो लड़की थी। पहले वकील इस्तगासा ने माया पर एक वाजिबी सी जिरा की, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि माया ने कंपनी के हिसाबात में 5 लाख का घपला पकड़ा था। अपनी बारी पर मैं विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया और जिरह का आगाज़ करते हुए कहा, माया जी, आपने अपनी आमद के बाद 1 माह के अंदर ही कंपनी के हिसाबात में एक बड़ी गड़बड़ की निशानदही कर दी थी। इससे यही जाहिर होता है कि आप एक काबिल और तजुर्बेकार अकाउंटेंट हैं। काश ऐसा ही होता। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली। मैं समझा नहीं। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। काश कैसा होता? मैंने कंपनी के हिसाबात में 5 लाख की गड़बड़ का सुराग लगा लिया था, लेकिन इस कारनामे पर मुझे एक काबिल और तजुर्बेकार अकाउंटेंट कहना ठीक नहीं। काश मैंने ये भी मालूम कर लिया होता कि 5 लाख की वो रकम किसने, किसको, कब और किस मद में दी थी। अब मेरे हैरान होने की बारी है। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा माया जी। आपको किस बात का यकीन नहीं आ रहा? वो पलके झपकाते हुए पूछने लगी। इस बात का यकीन कि आप जैसी माहिर अकाउंटेंट 1 माह में जिस बात का सुराग नहीं लगा सकी। मैंने अपने मकसद की जानिब पेशकदमी जारी रखते हुए कहा। 2-3 रोज में ही मकतूल ने वो गुत्थी सुलझा डाली। आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो टटोलती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोली। मकतूल अनीला का मेरे डिपार्टमेंट से क्या ताल्लुक पास था? ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि अनीस अली खुफिया अंदाज में अपनी बीवी से कंपनी के हिसाबात की जो जांच पड़ताल करवा रहा था, उसके बारे में ऑफिस के दीगर स्टाफ को इल्म नहीं था और माया का शुमार भी इन्हीं अफराद में होता था। लेकिन इन लम्हात में अपने मुवक्किल की निजात के लिए मैंने माया पर हैरतों का बम फोड़ने का पक्का इरादा कर लिया था। लिहाजा मैंने इसके सवाल के जवाब में कहा, क्या आपको इस हवाले से वाकई कुछ मालूम नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो दो टोक अंदाज में बोली। आप बताएं। जब 1 माह की तगोदो के बाद आप 5 लाख का गबन करने वाले शख्स तक नहीं पहुंच सकी, तो कंपनी के एक पार्टनर अनीस अली ने अपनी बीवी अनीला यानी मकतूल को कंपनी के हिसाबात की चेकिंग का काम सौंपा था। मैंने वजाहत करते हुए कहा, जब 6 बजे आप छुट्टी करके अपने घर चली जाती थीं, तो इसके बाद अकाउंट सेक्शन में बैठकर मकतूल कंपनी के हिसाबात को खंगाला करती थी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है वकील साहब। वह हैरत से आंखें फैलाते हुए बोली। मुझे इस बारे में जरा सा भी इल्म नहीं है। जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी है। मैंने कहा, जिन रजिस्टर्स में से आप कुछ भी बरामद ना कर सकी, इन्हीं रजिस्टर्स की चेकिंग में मकतूल ने ये मालूम कर लिया था कि कंपनी के हिसाबात में से 15 मई को 1.5 लाख, 28 मई को 1.5 लाख और 12 जून को 2 लाख रुपए निकाले गए थे। 1 मिनट वकील साहब, माया किते कलामी करते हुए बोली। इन तारीखों के हिसाब से कंपनी के अकाउंट में से 5 लाख जाने का सुराग तो मैंने भी लगा लिया था, मगर ये पता नहीं चल रहा था कि ये रकम किसको दी गई थी। देख लें, मकतूल ने 2-3 रोज ही में मालूम कर लिया था कि वो 5 लाख रुपए मुलजिम ने गायब किए थे। मैंने कहा, मगर ये कैसे मुमकिन है? उसकी उलझन में बेपनाह इजाफा हो गया। क्या मकतूल ने इन्हीं रजिस्टर्स में से मुलजिम के नाम का कुरा निकाला था? जी बिल्कुल। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मकतूल ने इन रजिस्टर्स के बाद सफ़ात पर फ्लैग भी लगाए थे, जिससे साबित होता है कि खबन मुलजिम ही ने किया है। आप एक अनहोनी बात कर रहे हैं वकील साहब, वो मुस्तरिब अंदाज में बोली। काश में फ्लैग लगे वो दोनों रजिस्टर्स देख सकती। मुझे पता चला है कि मज़कूरा रजिस्टर्स पुलिस अपने साथ ले गई थी।
आपको बिल्कुल ठीक पता चला है माया जी, मैंने अपनी जिरह को फाइनल टच लगाते हुए कहा। वाकई पुलिस ने जाय वकुआ से वो दोनों रजिस्टर्स अपनी तहवील में ले लिए थे, लेकिन मैं अभी अदालत के कमरे में आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। यानी आप वो दोनों फ्लैग लगे रजिस्टर्स मुझे अभी दिखा सकते हैं? माया के इस्तफसार में एक खास किस्म का ही जान पाया जाता था। मैंने जरा लब मुस्कुराते हुए कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या है? दरअसल मैंने ये मुहावरा बोलकर एक तरह से वकील इस्तगासा की चोट का जवाब भी दिया था। जब वकील इस्तगासा ने मेरे मुवक्किल को मुजरिम साबित करने के लिए ये दोनों रजिस्टर्स जज के सामने पेश किए थे, तो उसने यही मुहावरा बोला था। आज अदालत के कमरे में मुझे सलमा नजर नहीं आ रही थी। इससे पहले वो हर पेशी पर अदालत में मौजूद हुआ करती थी। बहरहाल मेरी फरमाइश पर मज़कूरा दोनों रजिस्टर इस तगासे की गवाह और डबल ए कंस्ट्रक्शन कंपनी के अकाउंटेंट माया को दिखाए गए। चंद लम्हात तक वो बेयकीनी और हसरत की मिली जुली कैफियत के साथ रजिस्टर्स के मुख्तलिफ सफ़ात को उलट पुलट कर देखती रही और फिर फैसलाकुन लहजे में बोली, वकील साहब, अगरचे ये दोनों रजिस्टर अपनी साख्त, साइज, सफ़ात, रंग और नस्ल के एतबार से वैसे ही हैं जो अकाउंट सेक्शन में मेरे ज़ेरे इस्तेमाल थे, लेकिन ये हरगिज़ वो नहीं हैं। मैं समझती हूँ कि असल रजिस्टर जैसे हूबहू दो रजिस्टर्स लेकर मुलजिम के ग़बन की इजाफी एंट्रीज के साथ ख़ास तौर पर इन्हें तैयार किया गया है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुलजिम को 5 लाख के ग़बन में फंसाना है। माया जी, आपके मुंह में घी शकर, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ और नहीं पूछना। फिर मैंने रुए सुखन जज की जानिब फेरते हुए बड़े एतमाद से कहना शुरू किया, जनाब आली, कंपनी के एक पार्टनर अमानुल्लाह के मुताबिक मुलजिम ने इसे अप्रैल के शुरू में कंपनी के हिसाबात में 5 लाख की गड़बड़ की इतला दे दी थी। इस बयान की रोशनी में इस्तगासा का ये मौक़िफ़ बातिल हो जाता है कि मुलजिम ने 15 मई से 12 जून के दरमियान 3 किस्तों में 5 लाख का ग़बन किया है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की और फिर सिलसिला दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, योर ऑनर, मेरे मुवक्किल और इस केस के मुलजिम इंजीनियर सिकंदर ने इन रजिस्टर्स को देखकर दो टोक अंदाज में कह दिया था कि ये असली नहीं हैं। मुलजिम ने अपने दावे के सबूत के तौर पर सफ़ा नंबर 33 पर सर्कल लगाने की आदत की जो बात की थी, वो भी दुरुस्त साबित हुई है। अदालत के हुक्म पर उसके घर और ऑफिस में मौजूद तमाम किताबों को चेक करने पर पता चला है कि मुलजिम ने अपनी इस नफ्सियाती आदत का जिक्र करते हुए किसी किस्म की दरोगोई से काम नहीं लिया। और अब मैंने एक मरतबा फिर रुककर माया की जानिब इशारा किया और इजाफा करते हुए कहा, डबल ए कंस्ट्रक्शन कंपनी की अकाउंटेंट ने भी इन दोनों रजिस्टर्स को बोगस करार दे दिया है, जिससे ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि 5 लाख के ग़बन के हवाले से मेरे मुवक्किल का दामन साफ है और किसी सोची समझी साजिश के तहत इसे इस मुकदमे में फंसाया गया है। इस्तगासा ने इसी 5 लाख के ग़बन को बुनियाद बनाकर मुलजिम को अनीला का कातिल साबित करने की कोशिश की है। ये बुनियाद अपने कदमों से हिल चुकी है। जाए वकुआ पर मेरे मुवक्किल को धक्का देने वाला वो नामालूम पुरस्रार शख्स जब पुलिस के हाथे चढ़ेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। मज़कूरा बंदे तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, ज़रीना। मैंने और मुलजिम की बीवी सलमा ने ज़रीना के हवाले से अच्छा खासा होमवर्क कर रखा है। अगर पुलिस हमारी खिदमत लेने के लिए तैयार हो तो हम इनकी मदद करने में खुशी महसूस करेंगे। इस केस की सूरत जिस अंदाज की गई थी, इसमें हमारे दुश्मनों को भी यही महसूस हो रहा था कि मुलजिम के साथ ज्यादती हो रही है। इस तकाजा का सिर्फ एक गवाह बाकी बचा था और वो था मकतूल का शौहर अनीस अली, और उसके बारे में पता चला था कि वो इस्लामाबाद गया हुआ है। जज ने 1 हफ्ते की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। आइंदा पेशी से पहले ही इस केस का ड्रॉप सीन हो गया। इंक्वायरी ऑफिसर अनवर मलिक, सब इंस्पेक्टर ने सलमा के ताउन से ज़रीना के अपार्टमेंट के मालिक तक रसाई हासिल कर ली थी। पता चला कि मज़कूरा अपार्टमेंट का किराया फजल करीम नामी एक शख्स अदा करता है जो किसी सरकारी महकमे में काम करता है। ज़रीना ने जिस शख्स को अपना चाचा बताया हुआ था वो आसिया बेगम के शक के मुताबिक ज़रीना का शौहर था। फजल करीम की एक बीवी नवाबशाह में भी थी और ज़रीना उसकी दूसरी बीवी थी। जब सरकार को सरकार से काम पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे से भरपूर ताउन किया।
फजल करीम ने जरीना का कैमरा आईओ के हवाले कर दिया। इसी रोज कैमरे के रोल को धुलवाकर तस्वीर बनवा ली गईं। दीगर फोटोज के अलावा 2 फोटो ऐसे थे जिनमें वो नामालूम मर्द सिकंदर को धक्का देने वाला शख्स बड़े वाज़ेह तौर पर अनिला पर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा था। आईओ ने जानतोड़ कोशिश करके मज़कूरा बंदे को ढूंढ निकाला। इसका नाम सफदर था। पुलिस की मार खाने के बाद सफदर ने बताया कि वो अनीस अली का नाजायज भाई था। यानी सफदर अनीस अली के वालिद का नुत्फा था, लेकिन उसने कभी सफदर की मां से शादी नहीं की थी। ये राज सफदर और अनीस अली जानते थे। सफदर बुनियादी तौर पर मुजरिमाना जहनियत का मालिक था और अपनी गुजर बसर के लिए वो हर किस्म के जुराइम करता रहता था। अनीस की माशी हालत बहुत अच्छी थी, इसलिए गाहे बगाहे वो सफदर की मदद भी करता रहता था। जब पुलिस कस्टडी में सफदर ने यह इंकिशाफ किया कि उसने अनीस अली के कहने पर अनीला का कत्ल किया था, तो पुलिस ने अनीस अली को शामिल तफ्तीश कर लिया। अनीस पुलिस वालों की आवभगत को ज्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सका और उसने जबान खोल दी। उसकी जबान से होने वाले इंकिशाफात बड़े वाहियात थे। अनीस और सिकंदर में गहरे फैमिली ट्रम्स थे और अनीस को शक था कि अनीला का सिकंदर की तरफ झुकाव है। यह अनीस का वहम था। दर हकीकत ऐसा कोई मामला था ही नहीं। बहरहाल अनीस की बीमार सोच के मुताबिक अनीला इससे बेवफाई कर रही थी, लिहाजा उसने अपनी बीवी और उसके मुबैना आशना को इबरतनाक अंजाम से दो चार करने के लिए साजिश तैयार की, जिसके नतीजे में उसने अनीला और सिकंदर से इंतकाम लेने के अलावा 5 लाख कमाने का बंदोबस्त भी कर लिया था। लेकिन जरीना की एक मुहम्माती हरकत ने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया था। अनीस अली ने सिकंदर को फंसाने के लिए जो चूहेदान इस्तेमाल किया था, बिलाखिर वो खुद उसमें फंस गया था। दूसरों के लिए गड़ा खोदने से पहले इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि कुदरत उसके लिए भी कोई अमीर घड़ा तैयार कर सकती है।